आदाब दोस्तों, मैं ज़ीशान साहिब और आपको एक बहुत ज़रूरी अपडेट देना है। हसन स्टूडियो के नाम से जो बदलाव सीरीज़ अपलोड हो रही थी, आपको ये अपडेट देना है कि अब तक आप हमारे साथ बने हुए थे। आप देख रहे थे, हमारा सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन हसन स्टूडियो एक टेम्परेरी नेम था। हमने उसे तब्दील करके, चेंज करके सिविल कास्ट इंडिया कर दिया है। बातें वही रहेंगी, सच की बात, रियलिटी की बात, संवाद की बात। तो आप हमारे साथ सिविल कास्ट इंडिया में जुड़े रहें, बने रहें, ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। और नाम चेंज होने से हमारा जो विज़न है वो चेंज नहीं है। हमारा विज़न वही है, बदलाव की बातें होंगी, नए लोग होंगे, नई सोच होगी, तो हमारे साथ बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए सिविल कास्ट इंडिया बदलाव सीरीज़ के साथ। बहुत शुक्रिया। आदाब, नमस्कार दोस्तों। मैं जीशान साहिब और आप देख रहे हैं सिविल कास्ट इंडिया का बदलाव एपिसोड। एक बार फिर से आपका बदलाव एपिसोड में, बदलाव सीरीज में इस्तकबाल है, स्वागत है। आज जो हमारे सार शख्सियत पर्सनालिटी मौजूद हैं, वो यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और उर्दू अदब में उनका एक बड़ा काम है। उनका सह-माही एक रिसाला निकलता है उर्दू चैनल, जो पिछले 20 से 22 वर्षों से मुसलसल इस सिटी ऑफ ड्रीम, ख्वाबों की नगरी, माया नगरी मुंबई में शाये हो रहा है। इनके जो खिदमात है उर्दू अदब के लिए, उन्हें नाकाबिले फरामोश है। और इनका एक शेरी मजमूआ शब आवेज़ भी आ चुका है, जिसमें एक बहुत अच्छी गज़ल है और मुझे वो ज़बान ज़द भी है कि मिसाल ख्वाब हमेशा किसी सफ़र में रहे, मिसाल ख्वाब हमेशा किसी सफ़र में रहे, हम अपनी नींद में भी उसकी रह गुज़र में रहे। तमाम उम्र इसी जिस्म से शिकायत थी, तमाम उम्र इसी जिस्म के खंडर में रहे। किसी की याद के बादल बरसने वाले थे, बहुत ख़राब था मौसम सो आज घर में रहे। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कमर सिद्दीकी साहब। हम इनका तहे दिल से आज के बदलाव एपिसोड में स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। सर, आपका हमारे सिविल कास्ट इंडिया के बदलाव एपिसोड में स्वागत है, इस्तकबाल है। बहुत शुक्रिया भाई। सर, मैं हम जो हमारी ऑडियंस है वो जानना चाहेगी कि डॉक्टर कमर सिद्दीकी की जो पर्सनालिटी है, शख्सियत है, एक आम इंसान से एक मुदीर, एक शायर, एक नक्काद बनने तक का जो सफ़र है, उसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका रहा और आपकी पर्सनालिटी को शेप किसने किया इस तरह से? हाँ, देखिए ऐसा है कि पर्सनालिटी को जो शेप देने का मामला होता है, वो किसी एक शख्सियत के ज़रिए होता नहीं है। जी। यानी कि आप सफ़र शुरू करते हैं और आपकी रहनुमाई मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ लोग करते हैं। अब हमने सफ़र शुरू किया इसी बम्बई से और उसके बाद मेरा ताल्लुक़ गोवंडी से है। जी। तो उस ज़माने में गोवंडी में जूनियर कॉलेज नहीं हुआ करते थे। 10वीं तक की तालीम के लिए कुछ स्कूल थे। अब तो बहुत स्कूल हो गए, जूनियर कॉलेज हो गए, इंतज़ार कर रहे हैं कि कॉलेज भी खुल जाए। तो फिर हम बुरहानी कॉलेज चले गए। तो शायरी करते थे उस ज़माने में। तो उसी ज़माने में प्रोफेसर साहिब अली साहब का अपॉइंटमेंट हुआ था। हम जब 12th में थे उस वक्त उनका अपॉइंटमेंट हुआ था। तो उन्होंने बड़ी रहनुमाई की कि चीज़ों को देखा, उस चीज़ों को छपने के लिए रिसालों में देना। उस ज़माने में तो सोशल मीडिया था नहीं, तो अखबारात में वो चीज़ें उन्होंने छपवाई। एक अखबार का अदबी सफ़ा वो एडिट करते थे, तो उसमें चीज़ें छपती थीं। फिर उनका जो बड़ा एहसान मुझ पे है वो ये कि उन्होंने एक ऐसे अदबी सर्कल से मुतारिफ़ करवाया जिसमें उबैद आज़म आज़मी साहब और सुहेल अख्तर वारसी साहब, रहमान अब्बास साहब, एक साहब सरवर हुसैन सरवर साहब, बड़े बाकमाल शायर थे। इधर अब वो लखनऊ चले गए हैं। तो इस हलके से उन्होंने हमको मुतारिफ़ करवाया और फिर एक सिलसिला चल निकला वहाँ से। फिर ये कि जैसे नौजवान होते हैं उस तरह की शायरी हम लोग करते थे। और उस ज़माने में आपको बता दें कि रिसाले भी कम निकलते थे, क्योंकि प्लेटफॉर्म्स नहीं था। तो हम लोगों ने सोचा कि एक रिसाला हम लोग खुद निकालना चाहिए हमें।
और अगर रिसाला हम नहीं निकाल सकते तो हम उसको जेरोक्स की शक्ल में निकालें। तो इस तरह की कोशिश हम लोगों ने की। फिर लोग आए, जुड़े, मैगजीन निकल गया उर्दू चैनल के नाम से। उसके बाद फिर इस दरमियान जो है वो अदब के जो बड़े लोग थे उसमें, जैसे शमशुर रहमान फारूकी साहब, हमारे बहुत बड़े फिक्शन राइटर हैं नैयर मसूद साहब, तो इन सब लोगों ने बड़ी रहनुमाई की और बड़ी मोहब्बत से पेश आए। इरफान सिद्दीकी साहब, वाली आसिम मरहूम, ये सब लोग थे जो यहाँ बम्बई में जो है वो हमारे साथ, बल्कि हम नौजवानों के साथ बड़ा एहसान जो है वो तरक्की पसंद तहरीक के बड़े लोगों का था। यानी कि मजरू सुल्तानपुरी साहब, अली सरदार जाफरी साहब, कैफी हाजमी साहब। तो और सर बचपन से ही आप एक राइटर और शायर बनना चाहते थे, या बचपन के ख्वाब कुछ और थे और जिंदगी इस सफर पर ले आई? नहीं, देखिए, होता क्या है कि हमारे घर में, मतलब मुझे याद पड़ता है, ये रोज़नामा इनकलाब जो है वो एक ज़माने से, मतलब मुझे याद पड़ता है तब से मैं पढ़ रहा हूँ। बिल्कुल। और अदबी माहौल तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये कि इल्मी माहौल था घर में। हमारे वालिद जो है वो इंजीनियर थे और महानगर टेलीफोन निगम में आला ओहदे पे थे। हमारे बड़े भाई भी, अच्छा, बड़े भाई को, हमारे जो शम्स सिद्दीकी है हमारे बड़े भाई, तो उनको बहुत शौक था इब्न सफ़ी को पढ़ने का। तो वो ले आते थे किताबें, अच्छा, फिर उसी तुफैल हम लोग भी पढ़ लेते थे। तो ये सारी चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती थी। अच्छा, मुझे ये फिर पता नहीं कैसे गुमान हो गया कि मैं नावल लिख सकता हूँ इब्न सफ़ी की तरह। अच्छा, ये मेरे ख्याल से स्कूल की बात होगी कि ये इब्न सफ़ी की तरह हम भी नावल लिख सकते हैं। अच्छा, मैंने 20-25 सफ़ात लिखे भी। फिर ये लगा कि ये हैवी एक्सरसाइज है, इसमें बहुत मेहनत लगती है और रोज़ लिखना पड़ता है। तो फिर ये हुआ कि शेर भी कह सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हमने जो है वो शायरी की तरफ तवज्जो की, और फिर ये दोस्तों का साथ मिल गया तो शायरी के जो रमूज़ व नुकात हैं, अरूज है, और फिर ये कि इल्म बयान के ताल्लुक़ से जो बुनियाद मबादियात हैं उसकी, वो सब सीखे और फिर शायरी की तरफ आ गए। सर आपने इनकलाब का नाम लिया तो मुझे अचानक ही याद आया अभी कि मैं पहले जब स्कूल में था तो इनकलाब रोज़ाना पढ़ता था, और जिस दिन इनकलाब ना पढ़ूं उस दिन ऐसा लगता था कि कुछ ना कुछ छूट गया है। तो एक दिन मैंने एक गज़ल पढ़ी इसमें कि ख्वाब नहीं है, सन्नाटा है, लेकिन है ताबीर बहुत, सच्ची बातें कम कम है और झूठ की है तशवीर बहुत। तो इस तरह से जो उसके कतार थे तो वो मेरे जहन में रह गए। और काफ़ी 4-6 साल बाद जब मैं एक बार महाराष्ट्र साहित्य अकेडमी का जो गेटवे ऑफ इंडिया वाला मुशायरा अटेंड कर रहा था, तो मैंने इनकलाब में वो गज़ल पढ़ी थी, लेकिन शायर का नाम मुझे याद नहीं था। लेकिन वो कहीं ना कहीं मेरे जहन में वो गज़ल आती रहती थी। तो उस दिन मैंने देखा है कि एक शायर जो है वो खड़े होकर ये गज़ल उन्होंने जब शुरू की, पढ़ना शुरू की, तो उस वक्त मुझे मतलब इतना ज़्यादा ताज्जुब हुआ कि जिनके अशार मुझे याद है, ज़बान ज़द है, जो मेरे घर के करीब करीब रहते हैं, आज मैं उनको देख रहा हूँ सामने से पढ़ते हुए, तो बहुत खुशी हुई थी। तो वो आप ही थे, कंवर सिद्दीकी की गज़ल थी और वो बहुत मशहूर रवाना गज़ल है सर। मुझे आपने इनकलाब का नाम लिया तो याद आया। मैं ये भी जानना चाहूँगा सर कि जो बहुत सारे शोरा हैं वो अपना तखल्लुस रखते हैं, हम्म। लेकिन मैंने हमेशा आपके ताल्लुक से डॉक्टर कमर सिद्दीकी ही सुना है, तो आपने तखल्लुस नहीं रखा या क्या मामला है? नहीं, असल में हम लोग जो है वो जब हमने सफ़र शुरू किया या ये शऊर की हद तक पहुँचे, तो ये जदीदियत, यानी कि जो आज माबाद जदीदियत है, या एक अलग तरह की मॉडर्निटी कह लें, वो फैल चुकी थी समाज में। और उसमें एक ये भी था कि साहब, हम रिवायती ढर्रे पे चले क्यों। अच्छा, फिर हमारे बहुत से पेशवा शोरा ऐसे थे जदीदियत में जिन्होंने नहीं रखा था तखल्लुस, और फिर बहुत से लोगों ने रखा भी था। तो एक तो तखल्लुस रखने में जाहिर है कि नाम ही को रख लिया कमर। लेकिन हमारे यहाँ, मतलब आपको मैं बता दूं कि जो तखल्लुस रखता है शायर, वो सिर्फ बराए तखल्लुस नहीं होता है। आप मोमिन को देखिए, उस तखल्लुस को कैसे खल्लाकाना तौर पर इस्तेमाल किया है। मोमिन चला है काबे को एक पारसा के साथ। तो अगर आप इस तरह कर सकते हैं तो फिर तखल्लुस के साथ इंसाफ है, नहीं तो ना रखे आदमी। क्या बात है, क्या बात है सर। सर ऐसा कोई आपका लड़कपन या जवानी का वाकया जो आज भी आपके जहन में ताजगी के साथ जिंदा है, कोई किसी मुशायरे का
या कोई आपका ऐसा आइडल शायर जिसके साथ आपको स्टेज शेयर करने का मौका मिला हो? नहीं, स्टेज तो मतलब हम लोगों की ये खुशकिस्मती है, हमारे अंदर तो क्या सलाहियत है कि स्टेज तो सभी के साथ शेयर किया है। बशीर बद्र साहब के साथ शेयर किया है, राहत भाई के साथ किया है, और उस ज़माने के जो भी मशहूर ज़माना मनव्वर राना साहब के साथ शेयर किया है। क्या? तो ये सब लोगों के साथ शेयर किया है। एक वाकया मैं बता दूं कि एक मुशायरा था यहाँ पे, जी। तो बड़ा मज़े का वाकया है। ये साबु सिद्दीक के ग्राउंड पे था मुशायरा, जी। और वो टिकट वाला मुशायरा था। ये बाद में सियासी लोगों ने शुरू किया, और वो अभी इस पे भी गुफ्तगू करेंगे। तो वो टिकट खरीद के लोग आते थे और पूरा खचाखच भरा हुआ था। मुशायरा जैसे ही शुरू हुआ, उसमें सब थे, बशीर बर्द साहब थे, राहत भाई थे, माजिद साहब थे, सही सब सभी, और ये आपकी तरन्नुम कानपुरी साहिबा थी, अना देलवी थी, सारे सभी लोग थे। मलिक ज़ादा साहब निज़ामत कर रहे थे। क्या बात है। मुशायरा जैसे ही शुरू हुआ, यानी कि सब स्टेज पे आ गए, और मलिक ज़ादा साहब ने अपनी कमेंट्री शुरू की। बारिश शुरू हो गई, अच्छा। और बारिश शुरू होगी तो एक अफरा तफरी का माहौल हो जाता है, जाहिर है। बिल्कुल। तो फिर ये देखिए कि ये जो शख्स अपने फन में कामिल होता है, तो मलिक ज़ादा साहब ने वो साबित किया वहाँ कि वो क्यों बहुत बड़े नाजिम है। हाँ। तो उन्होंने इस तरह से जो फहरिस्त थी वो ऐसे उन्होंने उसको फाड़ दिया। कहने लगे, सामाइन जहाँ है वहीं रुक जाइए, ये देखिए ये फहरिस्त मैं फाड़ रहा हूँ, और मुशायरा फहरिस्त से नहीं चलेगा, अब आपके हिसाब से चलेगा, जो जहाँ है वहीं बैठा रहे। आज मैं इस मुशायरे के सबसे पहले शायर के तौर पर माजिद देवबंदी साहब को आवाज़ देता हूँ। क्या? अब जाहिर है कि उस ज़माने में हम लोग तो नए थे, और आज भी क्या है, लेकिन ये है कि सुनने तो लोग इन्हीं हजरात को आए थे, माजिद साहब को और राहत भाई को और बशीर बद्र साहब को। तो हम लोगों का नंबर सुबह 4 बजे आया उसमें। जब एक ये सब मामला ख़त्म हो गया था, उमूमन नए लोगों को पहले पढ़ा दिया जाता है। तो ये बड़ा हम एकदम फ्रेम है हमारे जहन में ये वाक़या कि ऐसा हुआ। तो मतलब आखिर आखिर में तो ऑडियंस थी या? नहीं, ऑडियंस तो रहती थी उस जमाने में। उस जमाने में असल में ये जो ऑडियंस का या ये सब मुशायरों का या इल्मी कदरों का जवाल तो मोबाइल के साथ शुरू हुआ ना। क्या बात। उस जमाने में तो चीजें थी। सर लेकिन आपके कहने से ना और एक चीज का पता चला कि अभी दिल्ली की तरफ जो शायरी हो रही है और उसको कमर्शलाइज किया जा रहा है, टिकटेड इवेंट्स हो रहे हैं, तो लोगों को ये लग रहा था कि उस तरफ के शोरा ने टिकटेड इवेंट्स करने चालू कर दिए हैं, लेकिन आपसे पता चलता है कि नहीं, ये चीजें ऑलरेडी हो चुकी है। हाँ हाँ टिकटेड मुशायरे पहले ऑलरेडी हो चुके भाई, बाकायदा मैं आपको बता दूं कि टिकट के सेंटर्स बाकायदा होते थे। जे जे कॉर्नर पे होता था, वो जे जे जूस सेंटर पे होता था। मुझे याद है बाकायदा अखबार में इश्तिहार आता था कि यहाँ यहाँ से आप टिकट्स हासिल कीजिए। फ्री का सिर्फ एक मुशायरा होता था, वो नेहरू सेंटर का मुशायरा होता था, बजरिए पास उसमें एंट्री होती थी। क्या? लेकिन पूरे मतलब सारे मुशायरे, और ये मतलब कोई बुरी बात नहीं है ना, आप इतने शायरों को सुनने जा रहे हैं आप तफरी के लिए, तो उसमें ये तो सियासतदानों ने गड़बड़ी शुरू की कि वो अपनी प्रचार प्रसार के लिए या अपनी जो है वो स्टेबिलिटी के लिए उन्होंने अपने जेब से मुशायरे कराने शुरू किए और उसको फ्री कर दिया, और फिर उससे धीरे धीरे उसकी वक़्त भी कम होने लगी। क्योंकि जब आप पब्लिक को, आवाम को जोड़ते हैं और प्रोफेशनल तरीके से जोड़ते हैं, तो आपका सारा अप्रोच प्रोफेशनल रहेगा। शोरा के इंतखाब से लेके स्टेज बनाने तक, उसकी तशहीर से, सारी चीज़ें प्रोफेशनल रहेंगी। लेकिन जब आप किसी की जेब के खर्च से प्रोग्राम करेंगे तो उसमें सब मामला बिगड़ जाते हैं, और वो बिगड़ते बिगड़ते इस हद तक आ गए हैं। और सर, नेहरू सेंटर का जो मुशायरा है ये एक तारीखी मुशायरा है और 24 या 25वां इस साल मेरे ख्याल से मनाया गया है। सर, उस वक्त में जगह नहीं होती थी लोगों को बैठने के लिए, लेकिन आज नेहरू सेंटर में मेरे ख्याल से 100-200 ऑडियंस से ज़्यादा नहीं होती है। तो ये जो नेहरू सेंटर का जवाल आया है ऑडियंस के ताल्लुक से अगर हम बात करें, तो नेहरू सेंटर ने कहाँ लीक किया, मतलब कहाँ कमज़ोर पड़ गया? देखिए, लताफत काजी साहब उसके जब तक डायरेक्टर हुआ करते थे, उसका लताफत भाई का इंतकाल हो गया। तो लताफत भाई के यहाँ जो विज़न था और जिस तरह से मुशायरे को वो डिज़ाइन करते थे, जी।
तो देखिए होता यही है कि जो अप्रोच आपका है और आप जो डिज़ाइन हो रहा है, मतलब मैं किसी को क्या एतराज़ तो खैर मुझे नहीं करना चाहिए, उनके अपने दायरे अख्तियार की चीज़ है, लेकिन उनको ये ज़रूर सोचना चाहिए कि ये लैक ऑफ ऑडियंस जो हो रहा है, ये जो सामीन नहीं आ रहे हैं, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये नहीं है कि लोग हैं नहीं, उसकी वजह यह है कि आप में कोई कमी है और आप जिस तरह से कर रहे हैं उस तरह से नहीं करना चाहिए, आपको अपना अप्रोच बदलना चाहिए। और नहीं तो फिर आप एक दिन जो है वो इससे भी तादाद कम हो जाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं वो मेरे ख्याल से एडवर्टाइजमेंट में कहीं ना कहीं पीछे रह जाना है, इश्तिहार में नहीं, इश्तिहार तो जिशान साहब पहले भी सिर्फ इनकलाब में आता था और उसके सेंटर्स के पते दे दिए जाते थे, लोग लाइन लगा के लेते थे। भाई आप फहरिस्त कैसी बना रहे हैं? मतलब आप जिशान को मत रखिए, कमर सिद्दीकी को मत रखिए, उवैस साहब को मत रखिए, हमारा कोई क्लेम नहीं है, राइट। लेकिन ऐसे शायरों को रखिए कि जिसको जिशान सुनने जाना पसंद करे, जिसको कमर सिद्दीकी जाना पसंद करें, जिसको उवैस साहब पसंद करें। वो जिस स्टेज से मोहम्मद अलवी जैसा शायर पड़ा हो, जिससे जाफरी साहब हो, अहमद फराज साहब हो, आपने उस स्टेज को क्या बना दिया है? बिल्कुल बिल्कुल लोग क्यों जाएंगे भाई? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर। असल माया नगरी मुंबई जो है, जहाँ आजकल शॉर्ट कंटेंट डोमिनेट करता है, इंडस्ट्री के ऊपर हो चाहे मुंबई के ऊपर हो, इस फजा में उर्दू अदब की आबियारी करना कितना मुश्किल या कितना आसान है? अरे वो शॉर्ट कंटेंट, गजल से शॉर्ट कंटेंट क्या होगा? गजल का एक शेर तो सबसे शॉर्ट कंटेंट होता है। तो गजल के सर्वाइवल की एक बड़ी वजह ये भी है कि वो दो मिसरों में, दो लाइनों में एक बहुत बड़ी बात कह देते हैं। शायर अगर कहने वाला है, नहीं कहने वाला है तो खराब भी कर देता है। लेकिन ये है कि ज़्यादातर इसकी जो रिवायत गजल की है वो खासी तवील है, तो ज़्यादातर बातें ठीक ठाक निकल आती हैं। और सर ऐसे लोग जो ये समझते हैं कि उर्दू जो है किसी कौम की ज़बान है या मुसलमान की ज़बान है, मैं चाहूँगा कि हमारी ऑडियंस को आप बताएं कि उर्दू ज़बान की तश्कील कैसे हुई और ये किन लोगों की ज़बान है? देखिए ये तो जो थॉट है ज़बान के ताल्लुक से, तो आप किसी भी ज़बान के ताल्लुक से, किसी भाषा के ताल्लुक से, ये आप कह नहीं सकते कि एक पर्टिकुलर रिलीजन, मजहब की ज़बान है। बिल्कुल। ये ज़बानें तो वो उसका कई चीज़ें होती हैं, उसमें जोग्राफिया भी होता है, उसमें तारीख भी होता है, उसमें कल्चर भी होता है, और वो समाज की ज़रूरत के तहत बनती हैं। राइट। अगर आज के समाज को देखिए, होता क्या है कि ज़बान बुनियादी तौर पे ज़बान बनती कैसे है और क्यों बनती है? ये ज़बान जो है वो कम्युनिकेशन का, तरसील का एक मीडियम है। राइट। यानी कि मुझे कोई बात कहनी है जो आपकी समझ में आ जाए, और आप कोई बात कह रहे हैं वो मेरी समझ में आ जाए। ज़बान का बुनियादी काम यही है। उसके बाद फिर आप शायरी करिए, नावल लिखिए, लेकिन बुनियादी काम जिसका ये है कि मैं एक बात कहूँ वो आप समझ जाएं, और आप जो बात कहें वो मैं समझ जाऊं। तो अब एक बड़ी तादाद लोगों की कुछ ऐसे अल्फाज बोल रही है एक मखसूस ग्रामर के साथ, जो बहुत सारे लोग समझ रहे हैं, तो इससे ज़बान बन गई। अब इसमें मज़हब कहाँ से आ गया? मज़हब का जो मसला है वो मैं बता दूं, हुआ ये कि उर्दू का जो ग्रामर है वो तो हिंदुस्तानी है प्योर। जो मराठी का ग्रामर है, जो हिंदी का है, जो गुजराती का है, जो बंगाली का है, वो वही ग्रामर उर्दू का भी है, सेम। उर्दू में जितने नाउन है, यानी इसम जितने हैं, वो सब अरबी हैं। प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हुआ। आप जितने भी नाउन उठा लेंगे उर्दू के, वो सब के सब अरबी हैं। बिल्कुल। और इसी से ये लोगों को लगा कि जितने नाम बुलाए जा रहे हैं वो, मतलब चाहे लोगों के नाम हो या और दूसरी चीज़ों के हों, वो सब अरबी हैं। तो लोगों को ये लग रहा है कि साहब ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की ज़बान है और ये बाहर की ज़बान है, लेकिन ऐसा है नहीं। यानी कि उर्दू पढ़ने वाला अरबी पढ़ तो लेगा, लेकिन वो एक लाइन नहीं समझ सकता उसकी। राइट राइट। फारसी तो फिर भी कुछ गूंगा कर लेगा, लेकिन अरबी तो बिल्कुल नहीं समझ पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो अब ये हिंदुस्तान की ज़बान है और इसको सब बोलते थे। आज तक लोगों ने बोला है और अभी भी बोलते हैं। इसमें ये हो गया कि मुसलमानों का जो लिटरेचर है, कुछ उनका मजहबी लिटरेचर वगैरह, वो बहुत ज़्यादा उर्दू में लिखा गया। इसलिए कि चूंकि यहाँ लिंग्वा फ्रैंका उर्दू ही थी, तो जितना इनका मदारिस का, जो दीनी मदारिस हैं, उनका मीडियम जो है वो उर्दू रहा। तो चुनाचे इसमें लिटरेचर मुसलमानों का, इस्लामी लिटरेचर बहुत लिखा गया।
लेकिन अच्छी खासी तादाद में दूसरे मजाहिब के लिटरेचर भी यहाँ मौजूद है, ऐसा नहीं है। गीता के कम से कम 29 तर्जमे हैं उर्दू में, और रामायण के भी बाकायदा मतलब वो टू डिजिट में तो हैं तर्जमे। भाई रामायण का एक सीन जो है, कितनी मशहूर नज्म है तलोकचंद महरूम साहब की। और हमारे यहाँ मतलब रामायण के जो कैरेक्टर्स हैं, जो उस पे तो शकील आजमी साहब ने एक पूरा वो लिखा, बनवास, पूरा एक अच्छा मजमुआ उनका आया है। लेकिन खुद जो किरदार हैं रामायण में, यानी कि एक तो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का किरदार है, सीता जी का किरदार है, लक्ष्मण जी का किरदार है, फिर उसके बाद जो नेगेटिव किरदार्स हैं, रावण है, ये सब, ये बहुत जगह आपको मिलेगा। आप मीर के यहाँ पढ़ लीजिए, मुसफ़ी के यहाँ पढ़ लीजिए, चीजें आपको मिल जाएंगी। ये बाद के जमाने में ये हुआ ये कि एक तो ये पार्टीशन हो गया, ये मतलब बहुत खराब बात हुई, पार्टीशन होना नहीं चाहिए था। ये हमारे बड़े लोगों के यहाँ नाकामी भी बड़ी होती है, बड़े लोगों की जो नाकामी होती है वो बड़ी होती है, फेलियर उनका बड़ा होता है। तो ये सब बड़े लोग थे, हम क्या कह सकते हैं इनके बारे में, लेकिन ये होना नहीं चाहिए था, उससे ये दूरी पैदा हुई। नहीं तो ऐसा नहीं है कि उर्दू में मतलब जो खिदमात जितनी मुसलमानों की है, लगभग उतनी खिदमत जो है वो दूसरे मज़ाहिब के लोगों की भी है, ऐसा है ही नहीं कि नहीं है। भाई आप देखिए कि ब्राह्मण जैसा शायर है, गजाला तुम तो वाकिफ हो, कहो मजनू के मरने की, दीवाना मर गया तो वीराने पे क्या गुजरी। और इस तरह से आप देखें तो कई शायर हैं। एक शेर था कि दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, गैर मुस्लिम शायर का शेर है। ऐसे बहुत लोग हैं। अब ये मसला होता क्या है कि भाई आप अपने घर की मुर्गी को दाल कहोगे तो आपका नुकसान होगा। हमारे बिरादरान वतन में ऐसे लोगों की कसीर तादाद आ गई जो उर्दू को नहीं अपना रहे हैं, अपना रहे थे, तो जाहिर है कि वो चीज़ दूर हो गई। अब एक बड़ी तादाद ऐसी आ गई है जो उर्दू को गले से लगा रही है, तो जाहिर है कि सबकी ज़बान है। ज़बान का अपना कोई इस तरह की आइडेंटिटी नहीं होती कि मुसलमान की है, हिंदू की है, ऐसा होता नहीं है। क्या बात है सर। और ये भी मैं जानना चाहूँगा सर कि शायरी का जो काम है, अच्छी बातें करना या फिर जुल्फ़ों की बातें करना, खूबसूरत बातें करना, तो ऐसे शोरा जो ये सारी चीज़ें लिखते हैं, लेकिन ऐसे शोरा भी जो समाज की, सोसाइटी की बातें करते हैं, सवाल उठाते हैं, तो क्या उनका इमेज जो है लोगों के सामने डैमेज होता है अगर हम समाज को लेकर कोई बात कर रहे हैं शायरी में या सवाल उठा रहे हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको नाम लेता हूँ यूनान प्रतापगढ़ी का, जिस तरह से वो चीज़ों को पढ़ते हैं, नज़्में पढ़ते हैं, तो ज़रा सा इस पर रोशनी डालिए। देखिए होता क्या है कि कंटेंट है ना, कंटेंट कभी भी अदब का मसला नहीं रहा है कि आप किस चीज़ पे बात कर रहे हैं। अदब का मसला ये है कि आप कैसे बात कर रहे हैं, जो आपका जो उसको बयान करने का तरीका क्या है। अब आप देखिए कि सोशल इश्यूज पे जो शायरी उर्दू में हुई है, उसमें सबसे बड़ा शायर नज़ीर है। नज़ीर से बड़ा शायर आप कोई नहीं ला सकते हैं उर्दू नज्म में। तो हैं, बहुत लोग हैं, लेकिन नज़ीर से बड़ा शायर तो आप ला ही नहीं सकते। उसने किस किस चीज़ पे, मतलब सोशल इशू की बात कर रहे हैं, वो तो ककड़ी पे नज्म लिख रहा है, वो चूहे पे नज्म लिख रहा है। वो कौन सा हिंदुस्तानी त्यौहार है, होली, दिवाली, हर त्यौहार पे जो है वो बसंत पंचमी, फागुन, उसके मतलब आप कोई ऐसा त्यौहार नहीं है जो मतलब मुसलमानों का नहीं, ये हिंदुस्तान के त्यौहार है। त्यौहार का तो कोई मजहब होता नहीं, ये त्यौहार आते हैं कल्चर से। तो हर त्यौहार पे उसकी नज्म है। सियासत वगैरह तो छोड़ दीजिए, फिर ये कि दुनिया पे उसकी नज्म है, दुनियादारी पे उसकी नज्म है, इंसान पे उसकी नज्म है, रोटी पे उसकी नज्म है। तो आप देखिए कंटेंट वाइज कितना रिचनेस है उनके यहाँ, नज़ीर के यहाँ। तो नज़ीर को तो कोई नहीं क्रिटिसाइज करता कि साहब आपका है। ये इमरान साहब को क्यों क्रिटिसाइज करते हैं लोग? देखिए होता क्या है कि अदब में जो बात आप कहते हैं, और अदब नहीं, जिंदगी में या जबान में कोई बात जब आप कह रहे होते हैं, तो उसमें मानी तब पैदा होते हैं जब आप उसकी रिवायत से जुड़े होते हैं। आप देखिए ना, बच्चा पैदा होता है तो वो ये ऐसी जबान नहीं बोलता है जो हम साफ सुथरी जबान बोल रहे होते हैं। वो पानी को कोई और दूसरे नाम से पुकारता है, खाने को किसी और नाम से पुकारता है,
फिर वो रहते रहते ये सीखता है कि नहीं साहब, इस लिक्विड को पानी कहा जाता है, इस लिक्विड को जूस कहा जाता है, इस लिक्विड को मिल्क कहा जाता है, दूध कहा जाता है ना, इसको दाल कहा जाता है, इसको चावल कहा जाता है। वो एक रिवायत, एक ट्रेडिशन में ये बातें सीखता है, ये ऐसी कोई उसके जहन में नहीं डाल देता है, उसका एक ट्रेडिशन है। इसी तरह शायरी में भी एक ट्रेडिशन होता है कि जब आप महबूब की जुल्फों की बात कर रहे हैं तो आपके यहाँ रिवायत जो अमीर खुसरू से लेके ज़ीशान साहिर तक आ गई है, उसमें जुल्फों को किस तरह से बयान किया गया है, उसके पेश नज़र होना चाहिए। या एहतजाज, तो आप देखिए कि जफर जटल्ली से लेके जो है वो ज़ीशान साहिर तक एहतजाज को किस तरह से बयान किया गया है लिटरेचर में, और आप उस रास्ते में से कोई दूसरा रास्ता कैसे पैदा कर रहे हैं। आप रातों रात उठ के आएंगे और अखबार की खबर को बहर और काफिये में, पता नहीं वो भी रहता है कि नहीं, लेकिन बहरहाल बहर और काफिये में ला के स्टेज पे पढ़ देंगे तो ताली तो खूब पड़ेगी आपको, लेकिन आपको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। अखबार की खबर को मंजूम कर देना शायरी नहीं है ना भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सर, हम कैसे तय करते हैं कि कौन सा शेर अच्छा है और कौन सा शेर बुरा है? हाँ, ये अच्छा सवाल आपने किया है। दीक्षित दनकौरी जी जो है, उन्होंने कहा था कि शेर अच्छा बुरा नहीं होता, या तो होता है या नहीं होता। तो मैं भी जानना अब दीक्षित साहब ने कहा है तो फिर अच्छी बात नहीं है। इसलिए अच्छी बात नहीं है कि ये, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, ये अनवर शऊर साहब का, या अनवर शऊर साहब का ये शेर है कि शायरी अच्छी, शेर अच्छा बुरा नहीं होता, शेर होता है या नहीं होता। तो मेरे ख्याल से उन्होंने रेफरेंस शायद स्लिप हो गया होगा। दीक्षित तो बहुत अच्छे शायर हैं भाई। तो देखिए होता क्या है कि एक तो हम लोगों का पैमाना, एक आम सामे हैं, आप बैठे हुए, हम बैठे हुए, और पता चल रहा है कि इरफान सिद्दीकी साहब या निदा फाजली साहब शेर सुना रहे हैं जी। तो एक ओपिनियन ये बनता है कि भाई ये चीज हमको अच्छी लग रही है। ये जो फर्स्ट ओपिनियन जो बनता है, तो ये चीज हमको अच्छी लग रही है। लेकिन भाई हमारी हैसियत क्या है यार भाई इस पे, कि भाई इतने हजारों साल से शायरी हो रही है, सालों साल हो गए, और इस वक्त जो है वो करोड़ों लोग शायरी को पसंद करने वाले हैं। उसमें एक इंडिविजुअल का अच्छा लगना ना लगना कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब ये बात साबित हुई कि एक मेरा अपना किसी चीज को मेयार मान लेना या किसी चीज को अच्छा कह देना कोई मायने नहीं रखता। ये एक सोसाइटी जो है वो तय करेगी कि ये चीज अच्छी है या बुरी है। अब सोसाइटी में मान लीजिए कि उर्दू कल्चर को जानने वाले लोग ही नहीं है, तो फिर क्या होगा। तो ये है कि शायरी के अच्छे और बुरे के जो पैमाने हैं वो कोई इस तरह से आप नहीं कह सकते कि भाई ये अच्छा या बुरा। लेकिन ये कि आम तौर से जो ये कहा जाता है कि जो उसकी रिवायत में जो आपने बातें की हैं और जो गज़ल की रिवायत है उसको मलहूज रखते हुए उसमें से कोई नई राह निकाली है आपने, ज़बान और बयान को दुरुस्त रखा है, और ये है कि जो उसकी उसमें गिनायत है, तो फिर वो अच्छी शायरी है। क्योंकि अच्छी शायरी के लिए सिर्फ कंटेंट ही ज़रूरी नहीं है कि आप एक कोई सुलगता हुआ मौजू है जो अखबारों की जीनत बना हुआ है और उसी को हमने उसी में से एक रास्ता निकाल लिया हो गया, तो उससे बनता नहीं है। ये तो अंदर शायरी तो मतलब अंदर की चीज है ना, जो इंटरनल आपके अंदर से जो कैफियत होती है उसको जो है वो जगा दे, तो ये है शायरी असल में। तो इसके अच्छे और बुरे होने के पैमाने मेरे ख्याल से फिक्स रह भी नहीं सकते कि कोई ऐसा टूल बता दे कि ऐसे ऐसा पैमाना हो, नहीं, फिक्स नहीं रह सकते फिक्स नहीं हैं। रह सकते हैं। सर, अभी जो नई नस्ल आ रही है, अपकमिंग जो शोरा है, उनकी ऐसी कौन सी चीज है जो आपको उनमें कमी महसूस लगती है आपको? कमी कमी तो देखिए, निदा फाजली साहब ने बहुत पहले कहा था, हम लोग बैठे हुए थे। निदा साहब बहुत अच्छे इंसान थे और वो अपने जूनियर्स को जो है ना वो बहुत करीब रखते थे। हम लोग तो बच्चों की तरह ही थे, तो वो फोन वोन भी करते थे अक्सर। तो एक बार हम लोग बैठे थे तो उन्होंने मुझसे कहा कि कंवर साहब, ऐसा है कि ये जो नई नस्ल आ रही है वो किताबों या रिसालों से नहीं आ रही है या कम आ रही है, और ये मुशायरों से ज्यादा आ रही है। तो मुशायरा देखिए है क्या, मुशायरा ओरल ट्रेडिशन है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं मुशायरे में।
सिर्फ शेर का अच्छा होना ही बहुत ज्यादा अहमियत नहीं रखता। जी मतलब आप देखिए, आपका परफॉर्मेंस, आपकी जो शबाहत है, आपका जो जो आप जिस तरह से नजर आते हैं अपने आप को, आपकी जीनत और ज़ेबाइश, फिर उसके बाद ये कि आपका परफॉर्मेंस, फिर आपकी आवाज, मतलब ये तरन्नुम के लिए नहीं, तहत के लिए भी आपकी आवाज, ये बहुत सारी चीजें, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं उसके आपके कामयाब होने के, सिर्फ शायरी नहीं। सिर्फ शायरी। जैसे रील के लिए बहुत सारी चीजें हैं ना, जी आप बाद में कहोगे कि शायरी, तो कहेंगे भाई ठीक है, शायरी भी हो जाए तो अच्छी चीज है। तो उसी में मुशायरों का भी यही मामला है भाई, कि आपके यहाँ मतलब आप जब खड़े हों तो लगेंगे साहब शायर हैं, फिर आप जब बोले तो आपकी आवाज में जरा सा इस तरह की चीज हो कि वो अपील करे, फिर आपका अपना एक अंदाज हो, उसमें ड्रामा भी शामिल है, उसमें नगमगी भी शामिल है, बहुत सारी चीजें मिलके एक शायर को मुशायरे में कामयाब करवाती है। उसमें कुछ हिस्सा शायरी का भी होता है। तो अब ये जो जनरेशन आ रही है, जो नस्ल आ रही है, इसके इस इसके बनने में ज्यादा रोल मुशायरे का है। तो जाहिर है कि उसके यहाँ पोइट्री कम होती जाएगी ना, शायरी। अच्छा, इत्तेफाक ये है कि बार बार ये कहा जाता है, या मतलब ये कि हम जैसे लोग जो तदरीस से जुड़े हुए हैं तो उनको थोड़ी सी आदत भी हो जाती है, लोगों को कुछ बताते चलो। तो हम लोग बताते हैं, हमको शमशुर रहमान फारूकी साहब ने जब हमारा इब्तदाई ज़माना था तो ये कहा था कि दाग को पढ़िए, क्योंकि मेरी शायरी में आप देखेंगे, शबावेज में भी आपको मिल जाएगा कि जदीदियत के असरात थोड़े बहुत है उसमें। तो हालांकि वो बड़े जदीदियत के इमाम थे शमशुर रहमान फारूकी साहब, लेकिन उन्होंने कहा कि आप दाग को पढ़िए, इसलिए जो जबान की नज़ाकतें हैं वो आप सीख जाएंगे। तो मैं इन लोगों से कहता हूँ कि हमारे ज़माने में तो दाग को पढ़ने के लिए मतलब ये कि आप मकतबा जामिया जाइए तो पता चला वहाँ नहीं मिल रहा है, तो दिल्ली ऑर्डर कीजिए तो कोई इंतखाब आया, महीनों लग जाते थे। आपकी तो एक क्लिक पे चीज़ें अवेलेबल हैं। तो ये लड़के पढ़ते नहीं हैं। और ये देखिए, ये जो फन कोई भी हो, चाहे शायरी ही नहीं, कोई फन हो, वो रियाजत चाहता है। मतलब सचिन तेंदुलकर साहब इतने बड़े महान खिलाड़ी है ना, तो बिना प्रैक्टिस के कभी नहीं आते। या हमारे विराट कोहली कितना बड़ा बैट्समैन है, अब आप कह दीजिए बिना प्रैक्टिस के कोई नहीं आता है। गुलाम अली साहब 2 घंटा रियाज करते थे, लता मंगेशकर साहिबा रियाज करती थी। तो शायरी भी रियाज चाहती है। तो नून आरवी साहब की मैं मिसाल दूंगा कि नून आरवी साहब हर रोज जो है 1-2 घंटा वो रियाज करते थे। मतलब ऐसे शेर कहते थे, फाड़ के फेंक देते थे कि ये अब हमारे यहाँ तो इतने बड़े शायर हो गए कि उन पे शायरी नाजिल होती है, जब वो बैठे हैं 1 महीने बाद तो पता चला कोई गजल हो रही है, बस ये हो कह दिया हमने। भाई ये रियाज चाहता है, ये फन है। ये जो एक शेर फिल्म में आ गया था ना, नूह साहब का है वो, कि जिगर का दर्द ऊपर से कहीं मालूम होता है, जिगर का दर्द ऊपर से नहीं मालूम होता है। तो ये रियाज ही की शायरी थी, फाड़ के फेंक दिया था उन्होंने। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो उसमें प्रैक्टिस में, रियाज में सिर्फ शेर कहना ही नहीं है, शेर का पढ़ना भी है। जो ये आपकी पूरी रिवायत है, अमीर खुसरू का अगर ना माने तो कम से कम जो है वो वली को ही मान लो, ख्वाजा मीर दर्द को ही मान लो, वहीं से कहीं से एक स्टॉपर ला के आप पढ़ो तो कम से कम। जो आपके बहुत अहम शुअरा हैं, अरे कुछ नहीं कर सकते हो तो इंतखाब तो पढ़ लो, कुलियात नहीं पढ़ सकते हो, तो अगर आप इसको पढ़ेंगे, ये एक बहुत मेजर कमी नजर आ रही है। और उसकी वजह से होता क्या है कि आपके जो जो जखीरा अल्फाज है, आपका जो वोकैबुलरी है, वो बहुत कम नजर आती है। और जो आप कहना चाह रहे हैं वो आप कह नहीं पाते हैं, क्योंकि आपकी वोकैबुलरी कम है, आपके पास अल्फाज नहीं है। बिल्कुल सर, तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। और एक लफ्ज आपने रियाजत का जो इस्तेमाल किया, तो मेरे जहन में एक सवाल और आया कि जिस तरह से सिंगर होते हैं, जिस तरह से गजल सिंगर होते हैं, तो ये अपने पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन शायरी का जब मामला आता है तो हमारे जो बड़े शोरा हैं वो कहते हैं कि आप शायरी से घर नहीं चला सकते, या शायरी को आप प्रोफेशन मत बनाइए। तो ये क्यों कहा जाता है सर? हम शायरी को प्रोफेशन क्यों नहीं बना सकते, जबकि हम उसकी रियाजत सालों साल करते हैं? लेकिन अगर हमें किसी इवेंट में जाना हो तो लोग उर्दू और अदब के नाम पर बुलाएंगे आपको, ठीक है, चाय पिला देंगे, सारी चीजें, लेकिन जब लिफाफे की बात आती है, पेमेंट की बात आती है, तो वो पीछे हट जाते हैं। तो हम इसे एज अ प्रोफेशनल टूल क्यों नहीं यूज कर सकते? ये प्रोफेशन के तौर पे बिल्कुल यूज कर सकते हैं,
जिन बड़े लोगों का आपने अभी जिक्र किया, बल्कि जिक्र क्या किया, नाम लिया कि कुछ बड़े लोग हैं, तो वो बड़े लोग तो मैं नहीं समझता कि हमारे यहाँ मतलब इरफान सिद्दीकी के बाद या निदा फाजली या शहरयार के बाद कोई बड़ा आदमी है उर्दू शायरी में। हाँ, मुशायरे में कुछ लोग हैं जिन्होंने पैसे वैसे कमाए हैं, लेकिन ये कि जो एक मेन स्ट्रीम की जो पोइट्री है उसमें कोई ऐसा नाम नहीं है जिसको इत्तेफाक कर ले उर्दू समाज के ये बड़ा आदमी है। अलग अलग जत्थे हैं लोगों के, वो किसी को और कहता है, किसी को कहता है। देखिए है क्या मसला कि हमारे यहाँ जो प्रोफेशनलिज्म नहीं है, मतलब खुद मेरे अंदर नहीं है, जी मैं इसका एतराफ़ करता हूँ। तो होता यह है कि हम कहते हैं कि साहब फलां को बुला लीजिए, फलां को बुला लीजिए, फलां को बुला लीजिए, जी इसलिए कि लिफाफा तो आपको देना नहीं है। और फिर आप अगर उस लेवल पे नहीं कर रहे हैं तो ना उसका प्रचार प्रसार करते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। अभी हमने पिछली बार जो जश्न उर्दू किया था, तो हमको एक इवेंट कंपनी ने कांटेक्ट किया, हमसे रब्ता किया, और उन्होंने कहा कि इस इवेंट को हम करना चाहते हैं अगली बार, लेकिन हम पूरा डिज़ाइन करेंगे, लेकिन हम उसका टिकट लगाएंगे। तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ी, मैंने मना कर दिया उनको। तो हम कहीं खुद से तैयार ही नहीं है ना। हम 20-25 वर्षों में हमने अपने आप को इतना आसान कर लिया है कि हम एक वेन्यू तय करते हैं, 2-5 हज़ार रुपया खर्च होगा, एक प्रोग्राम हो जाएगा। ये एक जर्नल जो टेंडेंसी है उर्दू वालों की, आम सा रवैया यही है कि आप कर लीजिए, अच्छा सोशल मीडिया पे अच्छे चमकता हुआ बैनर लगा दीजिए और बहुत बड़ा प्रोग्राम हो गया। होता ही आता कुछ नहीं है। ये शुतुरमुर्ग जैसे रेत में अपना मुंह छिपा लेता है, उसी तरह से है। अगर आज आप अपने आप को प्रोफेशनलाइज नहीं किया आपने, तो आप खत्म हो जाएंगे, सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और ये जो आपने बात उठाई है, ये हर शायर को उठानी चाहिए। मैं क्यों सर्विस दूं भाई? दरअसल मैं एक नशिस्त में था सर, तो एक शायर है, उनसे मुलाकात हुई। उनकी गज़ल है जो गुलाम अली जी ने गाई है। उनकी गज़ल है कि इतना टूटा हूँ कि छूने से बिखर जाऊंगा, अब अगर और दुआ दोगे तो मर जाऊंगा। उनसे बात हुई, उनसे गुफ्तगू हुई, उन्होंने सारी चीज़ें बताई कि बड़े लोग बड़े गज़ल सिंगर्स होते हैं, उन्होंने मेरी गज़लें गाई है, ऐसा किया है, वैसा किया है। उनकी गज़लों से वो गज़ल सिंगर कमा लेते हैं, अपनी सारी चीज़ें बना लेते हैं, लेकिन उनके हालात इस वक्त, जब उनसे मिला था उस वक्त ऐसे थे कि वो, उनका खुद का घर भी नहीं है, वो रेंट के घर में रहते हैं। फिर उनका जो रोज़मर्रा की उनकी जो ज़िंदगी है वो बड़ी तकलीफ़ों से गुजर रही है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जो शायर इतना रियाजत कर रहा है उसको अपना हक मिलना चाहिए, या एज अ प्रोफेशन वो इस चीज़ को इस्तेमाल करे। नहीं, देखो क्या है दिशा साहब, कि हक मिलना तो मतलब दुनिया इसी तरह से है कि इसमें मिलना मिलाना नहीं, आपको लेना पड़ता है। और हमारे शोहरा के साथ ये है कि मतलब ख़ास तौर से कि वो शायरी के अलावा कुछ और जानते नहीं है। मतलब ये नहीं कि वो कुछ जाने, कोई काम करे, मतलब ये कि दुनिया को समझना। एक जो मैं कहता हूँ ना कि हम अपनी रिवायत के साथ जुड़े रहें और अपनी रिवायत को साथ में रखें, ये सब शायरी की हद तक रखें ना जिंदगी में। आप जैसे एक नॉर्मल इंसान जिंदगी गुजारता है, वैसे आप गुजारिए ना भाई। आप अपनी चीज को, आप उसका आप उसका मुवाजना कीजिए, उसका मुहाजवा कीजिए और उसकी वैल्यूएशन कीजिए कि ये अगर पंकज गा रहे हैं या गुलाम अली गा रहे हैं तो मतलब मैं इस क्लास का हूँ। उस क्लास को आपको मेंटेन करना पड़ेगा। जब आप उस क्लास को मेंटेन करेंगे ना, तो फिर आपको लोग देंगे पैसा, ऐसा नहीं है। ये वो मेहनत लगती है, उसमें ये नहीं होता है। प्रोफेशनलिज्म का मतलब ये नहीं कि आप शायर हो, 3 बजे रात तक जागोगे, 4 बजे तक, और फिर उसके बाद दिन में 1 बजे तक सोओगे। ये नहीं। अगर आप 3 बजे तक जागे हो तब भी आपको सुबह 9 बजे उठना है, 8 बजे उठना है। बहुत अच्छी बात की आपने सर। तो ये सब जो सब कमियां हैं, ये उसका नतीजा है कि आप मतलब परेशान हैं इस। बिल्कुल सर। और आपने इससे पहले और एक चीज़ का जिक्र किया तो मुझे और एक सवाल मेरे जहन में आया कि इल्हाम के लग़वी मानी क्या होंगे सर? हम के मतलब वो उतरना या किसी चीज का वदियत होना। जी जी जी। ये तो यहाँ जो लोग कहते हैं कि जो गज़लें हैं या अशार हैं मुझे इल्हाम हो जाती है या मेरे अंदर खुद ही उतर जाता है, तो इल्हाम का और शायरी का कितना रिलेवेंस है? कुछ रिलेवेंस नहीं है, ये सब खाम ख्याली है लोगों की। होता क्या है मैं बता दूं आपको कि आपका जहन जो है, इंसानी जहन जो है ना, वो एक मिस्ट्री है।
जिसको साइंस किसी हद तक खोल रही है या खोल लेगी आगे चल के, जो भी हो, लेकिन वो है एक बड़ी मतलब जादुई चीज। तो जब आप शायरी बहुत सारी पढ़ रहे होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि कोई आप सुबह उठे और कह लेगा आज से शायर हूँ, तो ऐसे तो होता नहीं है। आपका कुछ फितरी लगाव पैदा होता है, फिर कुछ शुअरा को आप सुनते हैं, कुछ पढ़ते हैं, तो जहन का माइंडसेट इस तरह का हो जाता है कि आपको ऐसा नहीं लगता कि आप कागज से बना रहे हैं, जहन में वो जो है वो पूरे सेट मिसरे आ जाते हैं। इसको किसी कोई बेचारा जो है वो उसमें जो है वो खाम ख्याली में कि उसको समझ जाता है कि भाई ये मुझे इल्हाम हो गया। इल्हाम वगैरह नहीं होता, ये सब दरवाजे बंद हो चुके हैं, इल्हाम के और इसके सब दरवाजे बंद हो गए, नदियों के साथ ही बंद हो है गया वो सब। सब बंद हो गए भाई। वो जो जिसके लिए रहता था। मेरा यही मानना है सर कि शायरी अगर आप उठ रहे बैठ रहे सो रहे जाग रहे मतलब हर वक्त आपके जहन में शायरी और गजल और अशार ही चल रहा है, तो ऑब्वियस है कि आप गजल 2 मिनट में भी लिख सकते हैं या फिर उसके लिए 2 दिन भी लग सकता है। तो वो इल्हाम वाला कोई मामला इल्हाम का तो है नहीं, सवाल ही नहीं। वो ये भाई आपका जो जहन है ना, एक मखसूस जोन में चला जाता है जिसमें आपके जहन में वो जो मीटर्स हैं वो सेट हो जाते हैं और उसी में आपके वो जुमले बन जाते हैं। अच्छा, गजल में तो बहुत आसान सा है यार, आप काफिया तय कर लेते हैं। तो अब आपके यहाँ जो ख्याल होगा वो एक उसी मखसूस काफिये के इर्द गिर्द ही आएगा। तो और क्या है यार, ये पूरी मतलब एक सिस्टमेटिक चीज है। इसमें इल्हाम वगैरह का क्या है, यही इल्हाम हो गया हमको, हम कोई बहुत बड़ी चीज हो गए। हम लोग इसी चीजों इन्हीं बातों ने बर्बाद किया है शायरों को। और वो फिर कहते हैं कि हमको इल्हाम इल्हाम हो रहा है, हमको ये हो रहा है और मैं तो इतना बड़ा आदमी हूँ। भाई आप शायरी कर रहे हो, एक अच्छा काम कर रहे हो। दुनिया में लोग इस तरह की वॉल बनाते हैं, वो भी एक फनकारी है। लोग पेंटिंग बनाते हो, किसी का दिमाग नहीं खराब होता, सिर्फ शायर का ही खराब हो जाता है। तो ये अपने आप को थोड़ा संभल के रहना चाहिए। दुनिया को आप नहीं बदल सकते हैं, मतलब दुनिया बदलने के लिए फिर उतना बड़ा आदमी चाहिए, मतलब इतना बड़ा आदमी चाहिए कि फिर वो वैसी तारीख में चंद मिसालें मिलेंगी। तो अगर आप दुनिया के साथ नहीं बदल सकते हैं तो लेकिन ये जो रोजमर्रा के मामूलात हैं, रोजी कमाना, या अगर आप अपने प्रोफेशन ही से कमाना चाहते हैं तो उसके जो तकाजे हैं, अगर आप बतौर शायर ही रोजी कमाना चाहते हैं तो उसके जो डेकोरम है, मुशायरा पढ़ना आसान काम नहीं है जिशान साहब। अरे भाई पूरी रात जाग के आओ, दूसरे दिन फिर आप सुबह नहीं, पता चला दूसरे दिन आप सो रहे हैं तो आपका एक मुशायरा चला गया। तो आपको इस तरह से बनना पड़ेगा। जो हमारे फिल्म से जुड़े हुए लोग हैं या जो सियासत से जुड़े हुए लोग हैं, आप तो करते ही हैं, वो कितने जो जो एक्टिव पॉलिटिशियन है 2-3 घंटा ही सोते हैं। हमारा शायर तो 12-12 घंटा सोता है। तो अब वो उसको सो के ही गुजार दोगे तो फिर कहाँ से रोजी रोजगार होगा आपका। और सर कुछ नौजवान शोरा जो है पाकिस्तान में, जैसे मैं अगर नाम लूँ तो अब्दुल्ला हो गए, उसके बाद उमैर मुश्ताक हो गए, उसके बाद अनफाल रफ़ीक हो गई। ऐसे जो नौजवान नस्ल आ रही है, पाकिस्तान की जो सीनियर शोरा हैं उन्हें काफ़ी कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके मुकाबले में अगर हम हिंदुस्तान में देखें तो बहुत ज़्यादा नौजवान शोरा को पुश नहीं किया जाता है। इस पर आप क्या कहेंगे? ये कोई नई बात नहीं है। ये होता क्या है कि पाकिस्तान से जो नुमाइंदगी होती है दूसरे ममालिक में, मिडल ईस्ट में या अमेरिका में, तो वहाँ से जो उनका टॉप ब्रांड जाता है, हमारे यहाँ से टॉप ब्रांड के शौरा नहीं जाते हैं। मतलब उनको ये जो मतलब ये मीडिया मैनेजमेंट का मामला है। उनके यहाँ चूंकि बहुत सारी चीज़ें जो है वो आसान है, हो सकता है आसान हो, मेरा तो देखा हुआ मुल्क नहीं है वो। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि जो जेन्युइन पोएट है उसके पास मीडिया मैनेजमेंट नहीं है। तो वो हमारे यहाँ से फिर इस तरह के लोग जाते हैं जो, या फिर ये भी हो सकता हो कि उनको ये बताना हो कि भाई पाकिस्तान में बहुत अच्छी शायरी हो रही है और हिंदुस्तान में अच्छी शायरी नहीं हो रही है। ये भी एक मकसद हो सकता है। लेकिन बहरहाल जो नुमाइंदगी होती है वो मेयार के एतबार से, मैं जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ, हिंदुस्तान के औसत दर्जे के शुअरा जाते हैं। उसमें कोई बड़ा नाम हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये सब औसत दर्जे के शायर रहे हैं। और पाकिस्तान से सब स्टैंडर्ड शायर आते हैं। तो अब या तो ये पाकिस्तान में कोई साजिश वाजिश हो कि भाई हिंदुस्तान में बहुत खराब शायरी हो रही है, या हमारे लोगों के यहाँ मतलब जो जो अच्छे शुअरा हैं उनका मीडिया। भाई आपके ज़माने में खुद इरफान सिद्दीकी थे ना, कितनी बार बुलाया इरफान सिद्दीकी को, और ये स्टेज पे गाने वाले तो सब भरे रहते थे दुबई में और अमेरिका में सब जगह।
भाई इरफान सिद्दीकी का एरा तो हमारे ज़माने का ही ना, बिल्कुल मुत्तसिल ज़माना रहा इरफान सिद्दीकी का। आप बताइए कितने बार बुलाया इन लोगों ने। और ये गाने बजाने वाले और माइक पे दहाड़ने वाले, ये तो सब मौजूद रहे वहाँ। वो पाकिस्तान से आप देखिए कौन से शायर, पीरज़ादा कासिम आ रहे हैं, वो क्या नाम उनका, वो करबला वाले वो आ रहे हैं, सब अच्छे बड़े शोरा आ रहे हैं। और यहाँ से कौन जा रहा है, माइक को दहाड़ने वाला जा रहा है या गाने वाला जा रहा है। सर अभी एक लाइव सेशन था, कुशल लोरिया दिल्ली का एक नौजवान शायर है, कुशल लोरिया है, और एक दो जो उनके साथी थे वो लाइव में थे। जवाद शेख है, पाकिस्तान से उन्होंने ज्वाइन किया था। तो उन्होंने लाइव सेशन में कहा कि मुझे इस वक्त नौजवान शोरा में हिंदुस्तान से कोई नज़र नहीं आता जो अच्छी शायरी कर रहा हो। ऐसा नहीं है, हालांकि एक विष्णु विराट है सर, बहुत अच्छा शायर है, मतलब अच्छे अशार कहते हैं वो। और विष्णु भैया का एक शेर है, मुझे अभी याद आता है कि उनका शेर है कि जुगनुओं ने शराब पी ली है, हाँ हाँ, जुगनुओं ने शराब पी ली है, अब ये सूरज को गालियां देंगे। तो मुझे लगता है कि या तो जवाद शेख जैसे अच्छे शोरा या हिंदुस्तान में ऐसे नौजवान जो अच्छा लिख रहे हैं उन पर नज़र नहीं है उनकी, या फिर वो जिस तरह से बता रहे थे कि हिंदुस्तान में भी अच्छा कहने वाला कोई नहीं है। दूसरी बात ये भी है सर कि डिजिटलाइजेशन जो है हिंदुस्तान में कम है, जो आप बता रहे थे। नहीं देखिए ना, मैं अर्ज कर दूं, देखिए क्या है कि हिंदुस्तान के जो शुआरा है वो पाकिस्तान के लोगों तक उनकी पहुंच नहीं है। जी। एक तो ये कि हमारे ताल्लुकात बहुत ख़राब है, और दूसरा ये कि हमारे यहाँ जो मैगज़ीन जो रिसाले छपते हैं वो वहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं। दूसरे ये कि वो लोग जो है वो मुझे जहाँ तक मुझे यकीन भी इस बात का कि वो पढ़ते नहीं होंगे। इसलिए नहीं पढ़ते होंगे कि वो उनके यहाँ कुछ मतलब इस तरह का उनके जहन में कुछ जो है कि साहब हिंदुस्तान में ये बिठा दिया गया है। नहीं तो हिंदुस्तान ही वो मुल्क है जिसने इनकी सारी मॉडर्न शायरी को रिकॉग्नाइज करवाया। शबखुन ने इलाहाबाद से रिकॉग्नाइज हुई, नहीं तो ये जो सब अहमद मुश्ताक हो गए और ये सब जो लोग हैं इनको ये सब बिल्कुल साकिब फारूकी हो गए और ये जो भी नाम है और दूसरे, तो ये सब बहुत इनिशियल स्टेज में थे, इनको तो हिंदुस्तान ने उठाया। आज ये कहते हैं कि साहब हिंदुस्तान में अच्छी शायरी नहीं हो रही है। भाई अच्छी शायरी तो हिंदुस्तान में हो रही है, आपके यहाँ तो शायरी ही नहीं हो रही है। आपके यहाँ कुछ शौरा अच्छे हैं जो नए लड़कों को अपील करते हैं, जो जो शायरी नहीं समझता है उसको अपील करते हैं। आपके यहाँ दो मिसरे होते हैं वो नॉन पोएटिक होते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन ये सब हैं, वो आते हैं वो पैंट कैसी लगती है और पहनो क्या जीन्स, इस तरह की शायरी। तो ये आप इसको कौन पोएट्री मानेगा। नहीं लेकिन सर आपने जो कहा कि नाम नहीं लूंगा, तो मैं नाम लेता हूँ। जो तहजीब हाफी और अली जरियोन जैसे शोरा है पाकिस्तान में, उनकी वजह से एक बड़ा मास मीडिया जो है वो शायरी की तरफ आया। उनको जो नौजवान लोग थे उनको मतलब शायरी का कुछ पता नहीं है कि क्या होती नहीं होती, उन्होंने जब सुना कि किसने जीन्स करी ममनून पहनो अच्छी लगती हो, उनको लगा कि ये शायरी है, और एक बड़ा मास मीडिया इस तरफ लोगों ने नहीं, मास लेवल पे लोग हाँ, आए, वो ठीक जुड़ है। गया शायरी से। तो मैं इस पॉइंट पे आपसे ये जानना चाहूंगा कि तहजीब हाफी और अली जरियोन और जुबैर अली ताबिश जैसे लोग जो इतना वायरल हुए रील पर, उनकी वजह से शायरी को फायदा हुआ, बेनिफिट हुआ या नुकसान? देखो क्या होता है ना जिशान, कि शायरी का ये मसला कभी नहीं रहा कि वो कितनी पॉपुलर है या कितनी अनपॉपुलर है। जी। यानी कि गालिब तो कितना बड़ा नाम है ना, बिल्कुल। मतलब गालिब का तो नाम ऐसा हो गया कि मतलब गालिब मतलब शायरी, और हिंदुस्तान का कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जो गालिब ये लफ्ज ना जानता हो या ये नाम ना जानता हो। उसका मजमुआ 500 छपा था, 500 ओनली, और 6 या 7 मजमुए उनकी जिंदगी में छपे, तो 500 तो जोड़ लीजिए। तो ये ऐसा नहीं होता है कि ये मतलब कोई वो ऐसी चीज है कि आपने वो लगाया और वो पूरे उफक पे छा गई। शायरी जो है वो मध्यम आंच में जलने वाली चीज है। ये जिन लोगों के हम नाम ले रहे हैं, मजरू साहब, पूरा तरक्की पसंद इरा जो है, या जदीदियत का जो इरा है, शहरयार ले लो या पाकिस्तान से मुनीर नियाजी को ले लो, अहमद मुश्ताक कितना बड़ा शायर है, लेकिन इनको भी ऐसे नहीं हुआ कि इन्होंने शायरी कही और वो इंस्टाग्राम पे डाली और पूरी दुनिया में मशहूर हो गए।
ये तो देखिए होता क्या है, अदबी मतून जो होते हैं, जो लिटरेरी टेक्स्ट होते हैं, उसके तकाजे कुछ और होते हैं, जी और जो तशहीरी मतन होता है, जो एडवर्टाइजमेंट टेक्स्ट होता है, उसके तकाजे कुछ और होते हैं। यानी कि अगर आप एक शेर कहोगे, आपका कोई शेर आप कहिए, या गालिब का कोई शेर का कोई शेर कहिए, या किसी का, इकबाल का, मीर का, सिसिराने मीर के आहिस्ता बोलो, अभी टुक रोते रोते सो गया है। वाह तो जाहिर है कि बहुत से लोगों को अच्छा लगेगा, बहुत से लोग सोचेंगे, बहुत से लोगों को थोड़ा सा क्लिक नहीं होगा, लेकिन आप कहिए कि लाइफ बॉय है, जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ पूरा हिंदुस्तान समझ जाएगा। तो इस तरह का मतन बनाने वाले को आप पोएट के तौर पे मशहूर तो हो सकता है, लेकिन सरवाइव नहीं कर सकता है। ये जो पोएट्री है वो मैं उसको उसी जुमरे में रखता हूँ कि ये उसी तरह का टेक्स्ट है, जिस तरह के लाइफ बॉय है, जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ पहनो जींस अच्छी लगती हो। ये सब एक सिमिलर तरह का मतन है ये। अब इसको आप शायरी समझ लीजिए या इश्तिहार समझ लीजिए, जो भी समझ जी लीजिए। सर। सर, ख्वाबों की नगरी मुंबई में पिछले 22-23 सालों से उर्दू चैनल मैगजीन सहमाही जो मुसलसल मंजर-ए-आम पर आप लेकर आ रहे हैं हर 3 महीने पर, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि सहमाही ही क्यों, मंथली आपने क्यों नहीं सोचा उसको? नहीं, ये मंथली शुरू हुआ था, हमने मंथली शुरू किया था। और जब हमने शुरू किया था तो रिसाला निकालना इतना आसान नहीं था। यानी कि एक कंप्यूटर आ गया था, उर्दू का जो सॉफ्टवेयर आ गया था, लेकिन वो उतना हम लोग रसाई नहीं थी लोगों की, बहुत महंगा था। और पहला जो हमारा शुमारा आया था वो उर्दू सॉफ्टवेयर इन पेज पे नहीं था, सफ़ा साज एक आता था, ओबैद साहब ने टाइप किया था, ओबैद आजम आजमी साहब ने उसको सेट वेट किया था। फिर दूसरा हम इन पेज पे ले आए थे, तो प्रिंटिंग भी इतनी आसान नहीं थी, बड़ी किस्से हैं, कभी बताएंगे। तो कैसी कैसी दुश्वारियां होती थी, प्रिंटर्स भी आम नहीं थे, मतलब आपने अगर आपके पास कंप्यूटर है तो उस ज़माने में सीडी भी नहीं आई थी, फ्लॉपी चलती थी, वो फ्लॉपी में फाइल ले जाइए और करिए। तो ये बड़ा दिक्कत तलब काम लगा कि हर महीने नहीं हो सकता है। और फिर ये कि पोस्टेज, अब आपने अभी पोस्ट करके फुर्सत पाई है कि दोबारा तैयार करके फिर पोस्ट करना। और तीसरा ये है कि कंटेंट को जमा करना, जिस तरह के मशमूलात जो है उसमें होते थे, उस रिसाले में होते हैं, उस तरह की चीज़ों को जमा करना एक मुश्किल काम था। बिल्कुल तो फिर ये तय किया गया कि इसको 3 महीने पे निकाला जाए, लेकिन कभी 4 महीने 5 महीने भी हो जाते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा अगर वो मैगजीन, तो आप वो रिसाला जो है वो ट्रांसलेशन बेस है, और उसमें एक फिक्र के साथ वो चल रहा है। उसका एक शुमारा, एक इशू जो है वो इंडियन लैंग्वेजेस के किसी हिंदुस्तानी ज़बान पे के तराजीम पे मुश्तमिल होता है। फिर एक दूसरा शुमारा फॉरेन लैंग्वेज से किसी एक ज़बान पे जो है वो होता है, बाहर की किसी ज़बान पे। जैसे मराठी का, इससे पहले हमने देखिए मराठी की कंटेम्पररी फेमिनिस्ट राइटिंग जो है, फिक्शन, जो मासिर खातून अफसाना निगार हैं मराठी की, उनको हमने रिप्रेजेंट किया। क्या उससे पहले फिर वो जो है हमने अफगानिस्तान पे एक शुमारा निकाला। अफगानिस्तान का जो कंटेम्पररी फिक्शन है उसमें 3-4 ज़बानें हैं, फिर उसको अंग्रेज़ी से कराया। फिर उसके बाद फिर हमने जो है वो अब हम जो है वो कन्नड़ वगैरह पे काम कर रहे हैं, जो अभी शुमारा आएगा। तो ये एक मतलब वो है, इस तरह से बनाया जाता है इसको। तो ऐसे मुमकिन नहीं है कि आप 3 महीना, बल्कि 4-5 महीने लग जाते हैं। तो सर, जब आप इसकी उर्दू चैनल रिसाले की फाइनल ड्राफ्टिंग करते हैं, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिस पर आप समझौता नहीं करते, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते? अब कॉम्प्रोमाइज जो है, एक तो हमारा थीम बेस होता है कि एक तो ट्रांसलेशन हमने किया। ट्रांसलेशन को हमारे यहाँ लोग तर्जुमा करते हैं, कासिम नदीम साहब हैं, ये डॉक्टर जाकिर खान जाकिर साहब हैं, कुछ और दूसरे लोग भी करते हैं। तो वो तो खैर तर्जुमे को तो मैं ओरिजिनल टेक्स्ट से मिला के देखता हूँ, मतलब मुझे तो जाहिर है कन्नड़ आती है नहीं, अंग्रेजी से मिला के मैं देखता हूँ, चाहे कोई भी हो, वो मैं करता हूँ। उसके बाद फिर हम जो है ना वो हमारे रिसाले में 2-3 मज़ामीन अदब और कल्चर से रिलेटेड होते हैं, उसको भी हम कोशिश करते हैं कि वो शामिल हो। क्या शायरी में हमारी कोशिश होती है कि हम नए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अफसाने और शायरी में, क्रिएटिव राइटिंग जो हमारे यहाँ छपती है
वो कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा नए लोगों को हम उसको करें। तो सर नए लोगों को जो मौका देते हैं वो किन वजूहात की बिना पर देते हैं? नहीं, वजूहात से मुराद ये है ना कि एक तो ये है कि हम लोग उनको सुनते रहते हैं, सोशल मीडिया से भी कनेक्ट हैं, देखते रहते हैं कि भाई इसके यहाँ स्पार्क है या नहीं है। तो फिर उसके बाद ये है कि हम जो शायरी का हिस्सा है वो उबैद आजम आज़मी साहब के सुपुर्द कर देता हूँ कि भाई इसका अरूज अरूज देख लीजिए आप। और फिर वो अरूज के मामले में तो चूंकि हमारे साथ एक माहिर अरूज जुड़े हुए हैं, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं छपनी चाहिए जो उसके बहर का कोई मसला हो। तो कोशिश ये रहती है कि उन नौजवानों को मतलब देख लिया जाए, परख लिया जाए, या 5 चीज़ें 6 चीज़ें मंगा ली जाती हैं, उसमें से कुछ इस्लाह का जो है ना वो हम चाहते हैं कि कम से कम इस्लाह करनी पड़े, जो बात वो कह रहा है वो बात आ जाए उसमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सर आपके नज़दीक उर्दू चैनल का उर्दू अदब में कितना कंट्रीब्यूशन है? भाई कंट्रीब्यूशन तो अब अपने मुंह से मैं क्या बताऊं। फिर भी अब देखिए ये है, मैं आपको बता दूं, ओरहान पामुक एक राइटर थे जिनको बाद में नोबेल प्राइज मिला तुर्की के। तो ओरहान पामुक को हमने पहली बार उर्दू में छापा, बाद में फिर बहुत लोगों ने छापा, उसको फिर नोबेल मिल गया, तो पाकिस्तान में बहुत छपे। ओरहान पामुक को ट्रांसलेशन उसका हमने पहली बार छापा। इसी तरह छिनवा अचेबे एक राइटर हैं जो अभी उनका मेरे ख्याल से पहले इंतकाल हुआ है, 1 आध साल 2 साल पहले। तो उनकी जब कहानियां मैंने तर्जुमा करके छापी, तर्जुमा करवाया मैंने कासिम नदीम साहब से, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर काजी अफजाल हुसैन साहब का मुझे फ़ोन आया कि यार तुमने बहुत हैरत ज़दा कर दिया मुझे। तो हमने कहा क्यों सर? तो उन्होंने कहा यार मैं सोच भी नहीं सकता था कि छिनवा अचेबे को उर्दू में कोई छापेगा। क्या बात। ऐसे ही फिर मुझे ओमान से हमारे एक दोस्त है उस्मान, तो वो जब हम लोग एमए कर रहे थे, मैं एमकॉम में था, तो उस ज़माने में वो अरबिक से एमए कर रहे थे। अब वो अंग्रेज़ी पढ़ाते हैं मिडल ईस्ट में किसी यूनिवर्सिटी में। तो वो उन्होंने फ़ोन किया मुझे बहुत दिनों बाद, ये 10 साल के बाद, कि यार तुमने तो गजब कर दिया यार, ये चिन्वा को तुमने छाप दिया, और कैसे मिला, कहाँ से मिला। तो ये हमारी कोशिश होती है, हमने मतलब अफगानिस्तान पे जो हमने शुमारा निकाला, अफगानिस्तान की शॉर्ट स्टोरीज पे, तो दी हिंदू ने उसको रिव्यू किया है कि मतलब ये अफगानिस्तान की कहानियों का किसी इंडियन लैंग्वेज में पहला तर्जुमा है। क्या बात है। तो ये कोशिश रहती है कि भाई जो अदब पढ़ने वाले लोग हैं उनको पूरी दुनिया के लिटरेचर से मुतारिफ करवाया जाए, और ख़ुद हिंदुस्तानी लिटरेचर, असल में अदब अदब हमारे यहाँ होता यह है कि हमारी जो नई 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 नस्ल है वो शायरी और जुल्फ़ और रुखसार इसी में फंसी हुई है। अदब का काम बहुत बड़ा है। आप अगर इश्क में नाकाम हो गए, अब शायरी कर रहे हो, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। आप एनालिसिस कीजिए कि आप क्यों नाकाम हो गए हो, आप रोजी नहीं कमा पा रहे हो, क्या मसला है, तो आप शेर कहने लगते हो। अदब बहुत बड़ी चीज़ है। आप देखिए कि जब आप अदब पढ़ रहे होते हैं, कोई नॉवल पढ़ रहे हैं, कोई अफसाना पढ़ रहे हैं, तो आप उस तहजीब को समझ रहे होते हैं, उस समाज को समझ रहे होते हैं, उस कल्चर को। अखबार तो आपको खबर बताता है कि फलां ऐसा हो गया, ढमकाना हो गया, कहीं मर्डर हो गया, कहीं चोरी हो गई, कहीं कोई बात हो गई। लेकिन कहानी, अफसाना, नाटक वो समाज के अंदर उसकी तहों में जाता है, लोगों के दिलों का हाल बयान करता है। क्या बात। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हमारा जो उर्दू पढ़ने वाला तबका है वो दुनिया की मुख्तलिफ तहजीबों को समझे, और तहजीबों को समझने के लिए, मुख्तलिफ लोगों को समझने के लिए सबसे, मेरे ख्याल में सबसे मौसर मीडियम जो है वो तर्जुमा है और अदब है। सर किसी शायर का एक शेर है कि कागज का ये महक ये नशा रूठने को है, ये आखिरी सदी है किताबों से इश्क की। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या वाकई ये आखिरी सदी है? नहीं, ये तो बहुत दिलचस्प मौजू है। और हमारे यहाँ क्या होता है, जज्बाती तरह से सोचने वाले लोग बहुत होते हैं। मेरे ख्याल से गुलजार साहब का शेर है ये, गुलजार साहब बहुत अच्छे शायर हैं। ये सब जज्बाती बातें, देखिए होता क्या है, किताब क्या है, पहले तो आप बताइए हमको किताब है क्या। किताब यह है कि कागज पे लिखी हुई कोई तहरीरें हैं। जी। ये किताब अपनी असल शक्ल में या इस शक्ल में कब आई ये किताब? प्रिंटिंग की शक्ल में तो 1400 कुछ में हुआ है, उसका प्रिंटिंग प्रेस ईजाद हुआ है। उससे पहले किताब हाथ से लिखी जाती थी, और उससे पहले कागज भी नायाब था। कागज की दरियाफ्त जब हुई है वो मेरे ख्याल से
300-400 ईस्वी में हुई होगी। तो उसके बाद से मतलब सरकारी रिकॉर्ड में रहता था कि इतना कागज है, अगर किसी को इशू किया गया है, बादशाह के यहाँ महकमा होता था बाकायदा, और वो ये बताता था कि आपको 20 कागज इशू किए गए हैं, कितना काम किया इतना, और बाकी जमा करो। ये कागज इतनी कीमती चीज थी। तब किताब कहाँ कैसे बनती थी? तो आप पत्तों पे लिखते थे, है ना, दरख्त की छालों पे लिखते थे, है ना, और स्लेट बना लेते थे उसकी, मिट्टी की, और उसको लिख के उसको पका लेते थे। तब किताब की ये शक्ल थी। आज किताब की शक्ल डिजिटल है। किताब कहाँ जा रही? कागज से क्या लेना देना आपका? आपको तो कंटेंट से लेना देना है ना। तो किताब का कोई मसला नहीं है। मसला जो है वो ये है कि उसकी शक्ल बदल रही है। किताब है अपनी जगह पे, किताब की शक्ल बदल रही है, वो डिजिटल फॉर्म में आ गई है। आज अगर ज़ीशान साहिर को मेरा शेरी मजमुआ चाहिए और यहाँ आज अभी इसी वक्त रेफरेंस के लिए चाहिए, तो जाहिर है कि मेरे पास तो हार्ड कॉपी नहीं है, लेकिन मैंने उनको पीडीएफ दे दिया, तो गोया किताब मैंने उनको दे दिया है। तो ये नशा रूठना और ये सब किताबों का सदी, ये सब जज्बाती बातें हैं। किताब रहेगी। अच्छा, मजे की बात है ये किताब प्रिंट की शक्ल में भी रहेगी, लेकिन वो सिर्फ ये जैसे ड्राइंग रूम में आप रखे हुए हैं कोई लग्जरी के तौर पे, बाकी डिजिटल तो रहेगा, वो उसका कोई मसला ही नहीं है। ये बहुत अच्छी बात बताई सर आपने। और सर मैं ये जानना चाहूँगा कि आप कोई एक ठोस वजह बताइए, कोई एक मजबूत वजह बताइए कि लोग उर्दू चैनल जो सहमाई रिसाला है वो क्यों खरीदें। नहीं, लोग खरीदने का तो मामला ही बड़ा पेचीदा हो गया है, तो इसलिए खरीदने का तो मैं कह ही नहीं सकता हूँ। उसकी वजह यह है कि हमारी यहाँ सरकारी तौर पे जो इतना ज़्यादा उसका पोस्टेज हो गया है, हम इसको कम तादाद में छापेंगे और जिसको अगर चाहिए रहेगा उसको ही देंगे। अब ये हम सोच रहे हैं कि ये जश्न उर्दू के बाद हम इस पे आ रहे हैं जी। और इसकी डिजिटल जो कॉपी है वो हम लोगों को प्रोवाइड करेंगे। तो खरीदने की बात नहीं, पढ़ने की बात की कि इसको क्यों पढ़े। तो इसलिए पढ़े कि देखिए हमारे यहाँ जो उर्दू के जो दूसरे रिसाले निकल रहे हैं, बहुत अच्छे रिसाले निकल रहे हैं, लेकिन उनसे ये एक अलग तरह का रिसाला है। इसमें जो है एक ट्रांसलेशन एक थीम के तहत आता है, जैसे अफगानिस्तान की शॉर्ट स्टोरीज, ईरान की कंटेम्पररी शॉर्ट स्टोरीज, मराठी कंटेम्पररी फीमेल राइटिंग, इसी तरह से साउथ इंडियन कंटेम्पररी शॉर्ट स्टोरीज। तो ये हम एक थीम के साथ आते हैं। तो जब आप इस रिसाले को पढ़ते हैं तो एक एक किसी खास कल्चर से आप इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। फिर साथ ही साथ उसमें मज़ामीन होते हैं, शायरी होती है, अफसाना होता है। और मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि हम क्रिएटिव राइटिंग जो हमारी है वो ख़ास तौर से अफसाने और शायरी वो नौजवानों को फोकस करते हैं। तो इससे आप बिल्कुल यंगस्टर्स को भी आप पढ़ लेते हैं इसमें। बिल्कुल 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 सर। 22-23 सालों से उर्दू चैनल जो है तो आदमी खिदमत अंजाम दे रहा है। और ये जो सर आपने जश्न उर्दू 3 दिन के इवेंट्स का कॉन्सेप्ट लाए हैं, तो 3rd एडिशन उसका लास्ट ईयर हो चुका है, तो इतना लेट डिसीजन क्यों लिया आपने? नहीं, ये हमको तो शुरू करना था ज़ीशान साहब। ये मेरी बात शाहिद लतीफ़ से, जो रोज़नामा इनकलाब के एडिटर है, बहुत काबिल शख्सियत हैं। तो शाहिद लतीफ़ साहब और हमने 2019 में हमने इसको प्लान किया था। फिर वो कोविड आ गया, और फिर कोविड आने के बाद ये समझिए कि दुनिया ही मतलब थम गई थी। और उसके बाद फिर हालात इतने अच्छे नहीं थे कि शुरू किए जाए, तो थोड़ा वक्त लगा। लेकिन 2019 में हम शुरू करना चाह रहे थे कि हम 2019 में शुरू करें, लेकिन उसमें कुछ इस तरह की चीज़ें हो गई। पहले हमने उसको डिज़ाइन किया, तो हमारे एचओडी थे प्रोफेसर साहिब अली साहब, उनका एक्सीडेंटल डेथ हो गई, उनका इंतकाल हो गया। फिर वो 4-6 महीना वो ज़्यादा ऐसी कैफियत रही। फिर उसके बाद ये शुरू हो गया, क्या कहते हैं, कोविड। नहीं तो ये हम मतलब ये आपको कुछ नहीं तो 7वां या 8वां एडिशन होता है ये। सर मुंबई यूनिवर्सिटी जैसे एकेडमिक स्पेस पर जश्न उर्दू करना, मुंबई यूनिवर्सिटी का आपको कितना सपोर्ट रहता है, फाइनेंशियली भी और लॉजिस्टिकली भी? देखिए, हमारे यहाँ जो डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू है उसके जो सदर शोबे उर्दू हैं डॉक्टर अब्दुल्ला इम्तियाज़ साहब, तो वो बहुत हम्बल और बड़े नेक आदमी हैं।
और वो उर्दू के कामों के लिए जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। तो एक तो ये है कि फाइनेंस का जहाँ तक ताल्लुक है, तो वो फाइनेंस तो यूनिवर्सिटी या सरकारी अदारों से अब किसी प्रोग्राम के लिए मिल पाना नामुमकिनात में से हो गया। बिल्कुल। यानी कि जो डिपार्टमेंट के प्रोग्राम होते हैं वो भी बेशतर प्रोग्राम हम लोग खुद ही करते हैं मैनेज करके, क्योंकि हमारे यहाँ मतलब एक ही बजट होता है, वो सेमिनार का है, वो भी सेंट्रलाइज कर दिया है अब, बाकी और किसी प्रोग्राम के लिए बजट नहीं है। राइट। तो इसमें जो है ना, वो एक तो ये होता है कि हमको मोरल सपोर्ट होता है डिपार्टमेंट का, और उसके बाद ये है कि जैसे गेस्ट हाउस वगैरह जो है वो डिपार्टमेंट तो खैर नहीं, लेकिन ये है कि हम पे तो हम ही करते हैं, बिल्कुल। लेकिन हमको लॉजिस्टिक एतबार से ये होता है कि हमारे गेस्ट वहाँ ठहर जाते हैं, तो वो प्रोग्राम पे आने ले जाने में आसानी होती है। और यह है कि और इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होता है। मतलब यह है कि भाई एक अपना अदारा है डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू, और उनके साथ कोलैबोरेट करके, अच्छा फिर जो हमारे सदर शोबा हैं डॉक्टर अब्दुल्ला इम्तियाज़ साहब, वो भी यारों के यार आदमी है, बड़े अच्छे आदमी है वो, तो वो उनका साथ रहता है तो सब चीज़ें हो जाती हैं आसानी से। और सर, जो अभी के आज के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने उर्दू को सिर्फ शायरी तक ही महदूद कर दिया है, या जो बाकी असनाफ है जैसे ड्रामा हो गया, तनकीद निगारी हो गई और नस्र हो गया, तो इन सब चीज़ों पर भी तो तवज्जो दे रहे हैं? देखिए, ये जो तालीम का मामला है ना, वो बड़ा पेचीदा हो गया है अभी। हमारे यहाँ मसला पैदा क्या हो गया है कि जो डिस्टेंस मोड के ग्रेजुएशन के जो सेंटर्स आ गए हैं, तो उसमें जो बच्चे आते हैं ना, तो वो उनके साथ जब वो हायर एजुकेशन में आते हैं, यानी कि इसमें एमए करने आते हैं, तो वो बहुत खाम रहते हैं, कच्चे रहते हैं, जी। क्योंकि डिस्टेंस मोड से आते हैं, क्लास नहीं होती है। तो वो एक तरह से उनको नए सिरे से मतलब उनकी तरबियत करना और अदब से जोड़ना, तो वो 2 साल में बहुत मतलब नतीजा खेज नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जो बच्चे आ रहे हैं, तो उसमें शायरी का रिप्रेजेंटेशन तो अच्छा खासा है, इसलिए कि जश्न उर्दू में, हर जश्न उर्दू के प्रोग्राम में 2-3 हम बच्चे तो मुशायरे में इन्हीं लोगों को रखते हैं कि भाई ये नए लोग हैं, बिल्कुल नए हैं, इनको को स्टेज अगर दिया जाए तो अच्छा रहेगा। फिक्शन राइटिंग में बहुत कम लोग आ रहे हैं, मतलब साल 2 साल में कोई एक आध बच्ची या एक आध बच्चा जो है वो ऐसा आपको मिल जाएगा जो कहानी की तरफ। लेकिन नॉन फिक्शन यानी कि मजमून निगारी में या तनकीद तो खैर बड़ी चीज़ है, वो तो खैर सीखेंगे तब होगा, लेकिन मजमून निगारी में या फिर तंज़ मिज़ाज में, इसमें एक है तादाद ठीक है लिखने वालों की। और सर, ये जो 3 दिन का जश्न उर्दू है 10, 11, 12 जनवरी को, तो इसमें हमें कितनी कैटेगरीज देखने को मिलेगी इवेंट्स की? कैटेगरीज से मुराद मतलब क्या, शायरी? हाँ, मुशायरा हो गया, उसके बाद ड्रामा होता है, ड्राइंग्स है, तो इस तरह की कितनी कैटेगरीज है टोटल? नहीं तो बहुत रंगारंग होता है ना इसमें। देखिए, मुशायरा तो जाहिर है कि उर्दू तहजीब का एक बड़ी खूबसूरत इजहार और बहुत पावरफुल इजहार है, तो वो तो होता ही है। हम ड्रामे को बहुत फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ड्रामा जो है वो हमारी रियासत महाराष्ट्र की जो दिलों की धड़कन है। जी। जितना उर्दू वालों की जैसे दिलों की धड़कन गजल है ना, जी। वैसे हमारे महाराष्ट्र के दिल की धड़कन जो है नाटक है। क्या? तो नाटक हम मतलब 2 तो नाटक प्योर कर रहे हैं, जी। और एक हम दास्तान गोई कर रहे हैं, वो भी एक फॉर्म है या एक शक्ल है नाटक की। जी। और वो बहुत अहम मौजू पे है। माइग्रेंट जो इंडियन माइग्रेंट हैं, वो उनकी कहानियां हैं। वो क्या? जो जो मिडल ईस्ट चले गए, जो यूरोप चले गए, जो अमेरिका चले गए, कनाडा चले गए, उनकी कहानियां हैं कि वो क्या हैं, तो वो दास्तान है। तो ये हो गया। फिर हमने स्टोरी टेलिंग, यानी कि हम बड़े राइटर्स इस बार हमारे साथ जुड़े हैं, अब आप लोगों की दुआएं हैं तो मोहसिन खान साहब आ रहे हैं लखनऊ से, जिनका नॉवेल अल्लाह मियाँ का कारखाना बड़ा मशहूर हुआ था, और वो एक मतलब बड़े अफसाना निगार हैं। उनका अफसाना ज़हरा हम लोग स्टूडेंट लाइफ में थे तो पूरे हिंदुस्तान में बहुत मकबूल हुआ था। वो निगार अजीम साहिबा आ रही हैं, वो बहुत अहम फिक्शन राइटर। हमारी डॉक्टर जाकिर फैजी साहब दिल्ली से आ रहे हैं, बहुत अहम फिक्शन राइटर हैं।
डॉक्टर आफ्ताब नजमी साहब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं। तो ये लोग स्टोरी, अपनी कहानियां जो अफसाना निगार हैं वो बयान करेंगे। एक सेगमेंट ये है। फिर हम जो है वो मुज़ाकरे कर रहे हैं, जैसे वो उर्दू नावल, कंटेम्पररी उर्दू नावल पे एक सिंपोजियम हमारा है। उसमें इंतखाब हमीद साहब जो है वो रहने वाले तो औरंगाबाद के हैं, लेकिन इधर अमेरिका शिफ्ट हो गए हैं, तो वो आ रहे हैं। और लोग भी रहेंगे, अब मुझे याद तो पूरा नहीं है फ्रेम। उसके बाद फिर हम एक सिंपोजियम जो है वो जर्नलिज्म और न्यू चैलेंजेस पे कर रहे हैं। इसमें दिल्ली से अशरफ आ रहे हैं, अशरफ अली बस्तवी साहब आ रहे हैं, और जमशेद आदिल साहब आ रहे हैं दिल्ली से, और अपने बम्बई के सब जर्नलिस्ट रहेंगे। एक सिंपोजियम हम मालेगांव में उर्दू कर रहे हैं। मतलब मालेगांव एक उर्दू का बहुत बड़ा हब है। मालेगांव को रिकग्निशन नहीं मिला, जो मतलब जिस जमाने में दिल्ली और लखनऊ हुआ करते थे, आज मालेगांव है वो। मतलब आपको गली गली में उर्दू मिलेगी भाई। तो हम इस पे एक डिबेट रख रहे हैं कि मालेगांव में उर्दू की सूरत हाल। इसके अलावा बच्चों के कॉम्पिटिशन्स हैं, बैतबाजी है, जाहिर है आप सब जानते ही हैं। उसके बाद ये मोनो एक्टिंग का कंपटीशन है, वो भी नाटक ही से जुड़ा हुआ है, क्योंकि स्टेट जो हमारा जो है वो उसकी पसंदीदा फॉर्म लिटरेचर की नाटक है, ड्रामा है, तो हमको उसको रिफ्लेक्ट करना है। उसके बाद फिर ऐसे राइटिंग है, कैलीग्राफी है, मेहंदी डिजाइनिंग है, तो बहुत सारे कंपटीशंस हैं। पोइट्री है, प्रोज है, और सारी चीज़ें लिटरेचर की हैं। और सर जैसे जश्न उर्दू का 3 एडिशन हो चुका है, तो पिछले 3 सालों में जो हमने जश्न उर्दू किया उसका क्या रिस्पांस देखने को मिला है? भाई रिस्पांस आपको मैं क्या बताऊं, पहला जो जश्न उर्दू किया था हमने वो 1 दिन का था, जी। दूसरा 2 दिन का किया, तीसरा 3 दिन का किया, अब चौथा जो है वो हम 3 दिन का ही कर रहे हैं। लेकिन इसका फुटफॉल हम 25,000 मान के चल रहे हैं, 25,000 लोग आएंगे इसमें। हमारा जो तीसरा जश्न उर्दू था, 3rd एडिशन, उसमें 10,000 फुटफॉल था। जी। और अभी हम और बहुत सारे अट्रैक्टिव चीज़ें इसमें ला रहे हैं, जैसे ओपन माइक पिछली बार भी था, लेकिन इस बार ओपन माइक को एक नया शेप दे के ला रहे हैं हम। क्या बात है। तो ये आप बताइए कि उर्दू के नाम पे अगर 25,000 लोग जमा हों उर्दू वाले एक जगह, तो ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि शहर में इतने बड़े पैमाने पे कोई प्रोग्राम होता हो। बिल्कुल बिल्कुल। और सर मेजरली जो हमने पिछला इवेंट किया था जश्न उर्दू और जो इस साल कंडक्ट हो रहा है, उन दोनों में मेजरली फर्क क्या देखने को मिलेगा? मेजर फर्क बहुत बहुत, मतलब आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। इसलिए कि हम पिछली बार जो था वो हम स्टॉल्स वगैरह नहीं ला पाए थे। हमने कोशिश की थी, लेकिन हम मतलब थोड़ा सा उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाए अच्छे से। इस बार हमारे पास कम से कम 25 से 30 स्टॉल्स आ रहे हैं अलग अलग। उसके बाद जो है इस बार हमारे पास इंटरनेशनल गेस्ट्स हैं। मतलब ये दास्तान गोई के लिए कनाडा से जावेद दानिश साहब आ रहे हैं, क्या बात है। इंतखाब हमीद साहब आ रहे हैं वहाँ से उस मुज़ाकरे के लिए अमेरिका से। एक नौजवान शायर जो है वो मेलबॉर्न ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं। तो इस तरह से एक तादाद है इंटरनेशनल। फिर हम मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों से हमने कोशिश की, अलग अलग स्टेट से आ जाएं। यूपी से लोग आ रहे हैं, बिहार से लोग आ रहे हैं, राजस्थान से आ रहे हैं, और मध्य प्रदेश से आ रहे हैं, गुजरात से आ रहे हैं, कर्नाटक से आ रहे हैं, आंध्र प्रदेश से आ रहे हैं, वेस्ट बंगाल से आ रहे हैं। क्या बात है। तो हमारे यहाँ एक विजन ये भी था कि इंडिया को प्रेजेंट किया जाए। बिल्कुल। मतलब इंडिया जो है वो हमारा कॉन्सेप्ट है कि हम इंडिया को प्रेजेंट करें जश्न उर्दू में। तो ऑलमोस्ट हमने कोशिश की है कि लोग आ जाएं। सर दिल्ली में जो हर साल रेख्ता कल्चरल इवेंट हो रहा है, 2 दिन का 3 दिन का, जिसमें कमोबेश 40 से 50 कैटेगरीज होती हैं, तो रेख्ता जितने भी जो इवेंट्स करवा रहा है उससे उर्दू अदर को फरोग मिल रहा है या उर्दू अदर का नुकसान हो रहा है? हाँ, ये रेख्ता तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। रेख्ता का एक तो जो उसने डिजिटलाइजेशन का काम किया वो गैर मामूली काम है। अब वो रेख्ता के साथ कुछ लोगों को शिकायत रहती है, उसमें मतलब मैं भी हूँ शिकायत करने वालों में। लेकिन वो शिकायतें और गिले तो अपने लोगों से ही होते हैं, वो हमारे लोग हैं, रेख्ता के लोग हैं, सब हमारे महबूब तरीन लोग हैं, तो गिले शिकवे होते रहेंगे। लेकिन जो काम उन्होंने किया वो गैर मामूली काम किया। ये जश्न रेख्ता की आप बात कर रहे हैं, तो आप तो
थोड़ा यंग हैं हम, मैं बताऊं कि हम लोग को याद पड़ता है कि उर्दू के जो बड़े इवेंट्स होते थे जी वो या तो उर्दू एकेडमियाँ करती थी या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज है या कॉलेज है। तो एक खास तबके की उसमें अजारादारी थी। वो खास तबका कौन था? एकेडमिशियन। मतलब उर्दू पे पूरी तरह हावी थे एकेडमिशियंस। वो उस अजारादारी को तोड़ा है रेख्ता ने, क्या और ये बड़ा काम किया रेख्ता ने। क्योंकि एक किसी भी एक मखसूस प्रोफेशन के लोग अगर किसी जो शोबे में हावी हो जाएंगे तो फिर मसाइल पैदा होंगे, और वो मसाइल पैदा होने शुरू हो गए थे। तो रेख्ता ने तो उसको बिल्कुल आवाम से कनेक्ट कर दिया है, और अच्छा काम हो रहा है। अब काम हो रहा है तो तनकीद भी होगी, उसमें कुछ कमियां भी निकाली जाएंगी, उसमें कुछ अच्छाइयां बयान होंगी, लेकिन मतलब मजमूई तौर पे तमाम तर शिकायत और तमाम शिकों के बावजूद जो है रेख्ता बहुत अच्छा काम कर रहा है। क्या बात है सर। लोटस में जो ऑफिस एबी है, ये सिर्फ एक अदबी मरकज है या फिर चाय पे चर्चा वाली जगह है? कैसी जगह है ये? नहीं, हाँ, ऑफिस ऑफ एबी जो है वो बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट हम लोगों का है। तो ये चाय पे चर्चा नहीं है। मैं आपको बता दूं कि मैं तो गोवंडी में पिछले 45 वर्षों से रह रहा हूँ। जी तो 45 क्या, हाँ 45 पकड़ लीजिए, 45-46 वर्षों से। और दुनिया में 12-13 वर्षों से मैंने मतलब अपने आप को डिसकनेक्ट कर लिया था। बिल्कुल। उसकी वजह ये थी कि मैं बहुत बददिल हो गया था। वहाँ के जो एनजीओस हैं, जो सोशल वर्कर्स हैं, जो सियासतदान हैं, आज गोवंडी की जो हालत है, किसी ने कोई काम हम नहीं किया, ईमानदारी की बात है। क्या किसी ने कोई काम नहीं किया, चाहे वो एनजीओ हो, चाहे वो सोशल वर्कर हो, चाहे पॉलिटिशियंस हो। मतलब आप बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। राइट। मैं आपको बताऊं कि टीबी के मरीज सबसे ज्यादा वहाँ हैं, बिल्कुल और जो दूसरी स्किन इन्फेक्शन का बहुत बड़ा मसला है, किसी को कुछ पड़ी नहीं है। और मैं मतलब मेरे तो सब आजमाए हुए लोग हैं भाई। तो मैं बददिल होके मैंने मतलब उठना बैठना ही छोड़ दिया। ऑफिस से आता था घर पे अपना लिखना पढ़ना। लेकिन इधर ही कुछ नौजवानों ने फिर मुझसे कहा कि नहीं, आपको आना चाहिए और आपके ताल्लुकात हैं, इलाके को देखना चाहिए। तो वो सिर्फ चाय पे चर्चा तो खैर वो होती ही है और होना भी चाहिए, चाय पे चर्चा भी रहे, अदबी गुफ्तगू भी हो, और कुछ गोवंडी के भले के लिए काम हो। क्या तो हम तो पहले ये कर रहे हैं कि हम जो भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं उसको कनेक्ट करके उनके सामने ये चीज़ें रख रहे हैं कि भाई ये किस तरह से होगा, और ये आपकी अकाउंटेबिलिटी है अगर आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और एनजीओस की भी अकाउंटेबिलिटी है कि आप मतलब ये इतने वक्त में इतना काम हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। नहीं हो रहा है तो हम दूसरी एनजीओ से कांटेक्ट करेंगे। तो ये इंशाल्लाह इस पे कोशिश कर रहे हैं हम। 1-2 मेडिकल कैंप हुआ। अच्छा, फिर हमारे यहाँ सबके लिए दरवाजे खुले हैं, जो आवाम के लिए काम करेगा, चाहे समाजवादी हो, एमआईएम हो, कांग्रेस हो। हमको भाई काम करके चाहिए लोगों का। जो गंदगी है भाई, आप एसएमएस कंपनी नहीं बंद करवा पाए, अब आप बताइए मतलब इससे बड़ी ट्रेजेडी और क्या हो सकती है। वो एक कब्रिस्तान का मामला है वहां पे, जो वो कब्रिस्तान की जगह का, और हर दूसरा आदमी मिलता है वो कहता है मैंने हल किया मसला। ये इस तरह की चीजें जो है अफसोसनाक है ना गोवंडी में। तो इसको सुधारने की जरूरत है, और हम अब गोवंडी के एनजीओस के साथ साथ हम शहर मुंबई के और बाहर की एनजीओस को भी कनेक्ट करके इसको सुधारने का जो काम ऑफिस ऑफ एबी से होगा इंशाल्लाह। ये बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि सर पिछले 15-16 साल से जो है एक ही पार्टी है गोंडी के अंदर। मसला ये नहीं है कि कौन सी पार्टी है, मसला ये है कि वह काम नहीं हो रहा है। और गोंडी के लोग अभी बदलाव चाहते हैं, तो अब सिर्फ वोट उनको ही जाएगा जो वाकई काम करेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी से है। तो ये जो ऑफिस ऑफ एबी का कॉन्सेप्ट आपने बताया, और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताया कि यहाँ जो है हर तरह के शख्सियात आते हैं और आप उनसे बात कर रहे हैं ताकि मसले मसाइल जो है हल हो। एक डिग्री कॉलेज भी नहीं है सर गोवंडी के अंदर। अगर हमारी सिस्टर को या हमारे छोटे भाइयों को भेजना हो तो हमें चेंबूर भेजना पड़ रहा है, बाहर वाशी भेजना पड़ रहा है, हमें कुर्ला भेजना पड़ रहा है, घाटकोपर भेजना पड़ रहा है, लेकिन गोवंडी में नहीं है। नहीं, गोवंडी में तो डिग्री कॉलेज आ भी जाएगा इंशाल्लाह।
और उसके लिए अभी जो हमारे एमएलए साहब है उनसे मुझे फिर से दोबारा बात करनी है, क्योंकि वो जो कॉलेज नियाज नेशनल कॉलेज की फाइल जो है वो मतलब है वो लिस्ट में यूनिवर्सिटी के यहाँ। मुझे अभी एक ऑफिसर ने बताया कि वो नियाज नेशनल कॉलेज का ज़रा सा फॉलोअप कर लो तो उसका मसला हल हो सकता है। तो मैं एमएलए साहब से कोशिश करूँगा कि अगर वो कनेक्ट होते हैं तो अभी तो ये इलेक्शन की बहुत मसरूफियत होगी उनके पास, तो ये जैसा ही कुछ हो जाए तो, क्योंकि एक वो सिलसिला शुरू हो गया था, अगर वो उसका नतीजा निकल जाए, कॉलेज आ जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। और सर जो अगला सेगमेंट है हमारा थोड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस का है। जी। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछता हूँ, आपको शॉर्टली आंसर करना है। आज का कलमकार ज्यादा शायर है या ज्यादा कंटेंट क्रिएटर? नहीं, कंटेंट क्रिएटर हो गया है, शायर तो बहुत कम रह गया। अगर दाग दलवी आज होते तो ओपन माइक्स देखकर खुश होते या परेशान हो जाते? तो दाग की क्या, हम लोग परेशान हो जा रहे हैं, तो दाग की आप कहाँ बात कर रहे हैं। सर अगर मुशायरे में ताली का जो कॉन्सेप्ट है वो बजाना बंद कर दे तो कौन सा शायर ज्यादा सरवाइव कर सकता है? ये मुशायरों में ताली बजाने का कॉन्सेप्ट जो अगर बंद कर दिया जाए तो कौन सा शायर सरवाइव कर सकता है। तो शकील आजमी कर जाएगा भाई। हाँ, शकील कर जाएगा। सर जो आज का शायर है उसे पहले इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम को समझना चाहिए या जो बहर औजान है शायरी का उसे समझना चाहिए? नहीं नहीं, देखिए इसमें तो मैं आपका 1 मिनट लूंगा। जी। उसको बहर और शायरी समझना चाहिए, क्योंकि एल्गोरिथम या इंस्टाग्राम उसका काम नहीं है। उसको किसी को हायर करना चाहिए उस काम के बहुत अच्छा सजेशन है सर। सर ये भी सवाल है कि आजकल हर तीसरा या दूसरा जो है शख्स वो शायर है। तो ये इस जो अदब है, उर्दू अदब है, इससे इसका नुकसान है या बेनिफिट है? नुकसान है ना भाई, आगे भी वो डिमांड है ही नहीं, सप्लाई सप्लाई आ रही है। जो आदमी इश्क में नाकाम हो जाता है वो शायर हो जाता है, जबकि इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने आपसे अर्ज किया ना कि भाई इश्क में आप नाकाम हुए तो उसकी वजह तलाश करो। तुम्हारी जेब में पैसा नहीं होगा, तुम्हारे पास नौकरी नहीं होगी, वो सब करो, शायरी करोगे तो और फिर नाकाम हो जाओगे। सर अगर आज गालिब, मीर और दाग हयात से होते तो वो आज की जो ट्रेंडिंग शायरी चल रही है रील्स पर वो सुन के वापस मर जाते या वो भी ट्रेंडिंग शायरी करते? हाँ, इसमें तो देखिए जिशान साहब, गालिब को तो मैं समझता हूँ कि वो तो करता ट्रेंडिंग शायरी, और दाग की जो हयात है वो जितना मैंने पढ़ी है वो भी ज़रा तेज तर्रार थे, वो भी करते। मीर जरा सा जूद रंज भी थे और तेज तबीयत में तेजी भी थी, तो शायद वो विड्रॉ कर जाते, लेकिन ये दो लोग तो करते भाई। सर अगर उर्दू एक इंसान होता या होती जो भी है तो वो सबसे ज्यादा परेशान किस चीज से होती? सबसे ज्यादा परेशान हम्म। शायरी से होती, क्योंकि सबसे ज्यादा शायरी हो रही है इसमें, और तो कुछ हो नहीं रहा है। अगर एक दिन के लिए आप उर्दू के फ्यूचर का फैसला कर सकते हैं तो सबसे पहला कदम क्या आएंगे? स्टूडेंट को मोटिवेट करने का काम है, वो होना चाहिए। जो एनसीपीएल जैसा अदारा हमारे यहाँ, जो हाईवी बजट के अदारे हैं, और उसके अलावा जो दूसरे हाईवी बजट के अदारे हैं, एकेडमीज हैं, उनके बजट को मैं आधा जो है ना वो स्टूडेंट के लिए कर देता है। क्या बात है सर। सर रैपिड फायर का एक सेगमेंट है, उसमें आपको एकदम जल्दी जवाब देना है। कोई एक बेहतरीन शेरी मजमूआ? बेहतरीन शेरी मजमुआ कौन सा हो सकता है? रात इधर उधर रोशन, मोहम्मद अलवी। क्या बात है। एक बेहतरीन नॉवेल? कई चांद थे सरे आसमां, शमशेर रहमान फारूकी। क्या बात है। सर कोई ऐसा शेर जो आपने महसूस किया हो कि वो आपका होना चाहिए था लेकिन किसी और शायर ने? आ, इरफान सिद्दीकी का शेर है कि शम्मे तन्हा की तरह सुबह के तारे जैसे, शम्मे तन्हा की तरह सुबह के तारे जैसे जैसे, शहर में एक ही दो होंगे तुम्हारे जैसे। क्या बात है, वाह वाह। सर अगर रिवायती शोरा के दौर में आप वापस जाना चाहे तो वो कौन सा शायर होगा जिसके साथ आप दिन भर या रात भर घूमना चाहेंगे? हाँ, आपको हैरत होगी, गुलाम हमदानी मुसाफी। हाँ। मुसाफी की जिंदगी बड़ी, मतलब बहुत फर्टा, बहुत वसी जिंदगी थी, और बड़ी उसमें
कलर्स बहुत थे, तो मैं तो मुसाफी के साथ जाना चाहूँगा। क्या बात है सर, कोई एक ऐसा अंडररेटेड शायर जिसे लोगों ने पढ़ना चाहिए था लेकिन वो उसे उतनी मकबूलियत हासिल नहीं है? ज़ैब गौरी। ज़ैब गौरी बहुत बाकमाल शायर थे, और अपने ज़माने में जो जदीदियत का जो दौर था उसमें वो बहुत, जो है वो समझिए ये कि लोगों ने नज़रअंदाज बहुत किया उनको। शायर बहुत अच्छे थे। उनका कोई एक अच्छा शेर? उनका एक शेर है कि रात मैंने एक खिरका पोश को देखा था ज़ैब, अपने चेहरे के उजाले में रफू करते हुए। क्या बात है, वाह। सर, नौजवानों को सबसे ज्यादा किन शोरों को पढ़ना चाहिए? मोहम्मद अलवी को पढ़ना चाहिए, और शहरयार को पढ़ना चाहिए, और निदा फाजली को पढ़ना चाहिए। क्या बात ये जो इसको उसके बाद के ज़मानों में इरफान सिद्दीकी को पढ़ना चाहिए। वहाँ उस तरफ से मुनीर नियाज़ी को पढ़े, अहमद मुश्ताक को ज़रूर पढ़े, साकी फारूकी को पढ़े। है? तो वो इजहार के जो जो तौर तरीके हैं वो सीख जाएंगे वो। आपका कोई एक पसंदीदा शायर और एक पसंदीदा शायर शायर पसंदीदा और शायरा भी? मोहम्मद अलवी, हम्म, और शायरात में मुझे थोड़ा सा लोग ज़्यादा होना कहें, रफ़िया शबनम आबिदी जो है वो मुझे पसंद है, उनकी नज़में मतलब बहुत पसंद है मुझे। क्या बात है सर, आपके सबसे करीबी दोस्त जिनके साथ आप ज्यादा वक्त गुजारते हैं और तमाम तर मशवरात उनसे आप लेते हैं? अब यार दोस्त तो मतलब ये है कि उबैद आजम आज़मी साहब के साथ बहुत मैंने वक्त गुजारा, हम्म, और जो अदबी चीज़ें हैं वो हम लोग ऑलमोस्ट डिस्कस करते हैं, वो हाँ उबैद साहब के साथ। सर, रैपिड फायर का दूसरा सेगमेंट है दिस और दैट का। कोई एक आपको सिलेक्ट करना है, तनकीद या तारीफ? तनकीद। उर्दू किताबें या मुशायरा? किताबें। अल्लामा इकबाल, गालिब? गालिब। पेन से लिखना या मोबाइल नोट्स में लिखना? अब पेन से लिखना। नज्म और गजल? गज़ल। उर्दू एज अ जबान और उर्दू एज अ तहजीब? तहजीब। क्या बात। अदब फॉर रेजिस्टेंस और अदब फॉर ब्यूटी? अदब फॉर रेजिस्टेंस। नई नस्ल और पुरानी रिवायत? नई नस्ल। गालिब की जबान या आज का लिसनर? आज का लिसनर। क्या बात। आखिरी क्वेश्चन है सर कि जश्न उर्दू के मुताल्लिक से अगर हमारे जो लोग सुन रहे हैं, ऑडियंस सुन रही है, उनको जो आप पैगाम देना चाहेंगे वो क्या हो? देखिए, जश्न उर्दू एक बड़ा इवेंट है उर्दू का। अब मैं तो अपने मुंह से सबसे बड़ा नहीं कह सकता हूँ, लेकिन एक बड़ा इवेंट है जिसमें हम ये तवक्को कर रहे हैं कि 25,000 लोग आएंगे, और उसमें उर्दू अदब होगा, उर्दू तहजीब होगी, और उर्दू को आप महसूस करेंगे चलते फिरते इस जश्न में। तो मैं आप सभी से दरख्वास्त करूँगा कि आप ज़रूर आए, उर्दू से मिलें, उर्दू तहजीब से मिलें, हिंदुस्तान को देखें, और हिंदुस्तान में उर्दू को देखें। 10, 11, 12 जनवरी जश्न उर्दू, मुंबई यूनिवर्सिटी। क्या बात है। और नई सर, आखिरी क्वेश्चन है कि नई नस्ल जो अभी लिख रही है या काम कर रही है, उनको आपका एक आखिरी पैगाम क्या हो? वो वही पैगाम जो फारूकी साहब ने दिया था कि दाग को पढ़िए, और मैं जाहिर है मेरी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कह दूं कि उसमें आप मोहम्मद अलवी को पढ़िए। ये जो आप के यहाँ एक मखसूस तर्ज की शायरी की कॉपी करने का या उसको मुतासिर होने का रुझान मिलता है, उससे आप निकल जाएंगे अगर मोहम्मद अलवी को पढ़ेंगे, कि उसमें जो फौरीपन है, उसको कैसे बयान करने का हुनर आप जान जाएंगे। कम से कम हर नए शायर को मोहम्मद अलवी को ज़रूर पढ़ना चाहिए। क्या बात है। सर, आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे सिविल कास्ट इंडिया बदलाव पॉडकास्ट के लिए। उसके लिए टीम सिविल कास्ट इंडिया तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है। और ये सिर्फ एक गुफ्तगू, एक पॉडकास्ट नहीं था, ये हमारे समाज के लिए एक गहरी फिक्र, एक गहरा सोच था जिस पर हमने बातें की। वो अदब से चाहे वो अदब से रिलेटेड हो,
या फिर वो सोसाइटी से रिलेटेड हो। हमने बहुत सारी चीज़ों को कवर अप किया। सवाल बहुत सारे हैं लेकिन वक्त कम है, तो आप हमारे साथ बने रहें। ये थे हमारे बहुत ही अच्छे और सच्चे गेस्ट कमर सिद्दीकी साहब, जो मुंबई में, जो ख्वाबों की नगरी मुंबई है उसमें उर्दू अदब में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं उर्दू चैनल के ज़रिए, जश्न उर्दू के ज़रिए। तो अगर आप भी शामिल होना चाहते हैं जश्न उर्दू में, तो 10, 11, 12 जनवरी यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई सेंटा क्रूज कालीना में ज़रूर तशरीफ़ लाएं। हम वहाँ मौजूद होंगे, आप हमसे आकर मिल सकते हैं। इसी तरह का अपडेट लेने के लिए हमारे साथ बने रहें और बेल आइकन को दबा लें सिविल कास्ट इंडिया के। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।